वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। इकोनॉमी के बारे में आप लोगों के बहुत सवाल होते हैं। तो नॉर्मल इकोनॉमिस्ट या तो पटवारी होते हैं, या तो यूटी होते हैं, या तो जियाले होते हैं। इसलिए हमने आज एक रोग इकोनॉमिस्ट बुलाया है कि इंडिपेंडेंटली हमें बताए कि भाई हम क्यों हैं यहाँ पर। अमार खान इज हियर विद अस। हाउ यू डूइंग अमार? ऑल गुड जी, थैंक यू थैंक यू। सर आई एम आपने अज्यूमिंग। जी स्टार्ट बताएं। करा 3-4 ब्लैंकेट लेबल से, तो आई थिंक मैं तो इसी में ये कहता हूँ कि यार वी शुड जस्ट स्टॉप विद दिस लेबलिंग। ठीक है, बहुत इससे पोलराइजेशन हो गई है। लेट्स जस्ट स्टॉप विद दीज लेबल्स, जैसे कहते हैं ना, मतलब इतनी पोलराइजेशन हो गई है। पीपल हैव स्टॉप्ड रिस्पोंडिंग टू फैक्ट्स, रीजन, एनीथिंग। व्हेन यू स्टार्ट विद लेबल्स, आप उसको जो है ना, बिल्कुल ही आर्ग्यूमेंट को यू जस्ट थ्रोइंग आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ द विंडो। Yep. तो यू नो, लेट्स जस्ट जैसे कहते हैं ना, डिस्कोर्स को थोड़ा आगे लेके चलें एंड लुक बियॉन्ड पार्टिजन पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं। बहुत टंग इन चीक मैंने कहा था। अभी मैंने नहीं नहीं, आई रिसेंटली अंडरस्टैंड, आई गेट मैंने व्हाट यू ये आर सेइंग, मेरे बिल्कुल। मेरा एक पूरा थ्रेड इसी पे था कि लेट्स हाँ, गो बियॉन्ड दीज लेबल्स। या And that thread was rejected because I had used these three words to tell people, okay, let's go beyond these labels. And people were like, he's already using derogatory terms. We will not हाँ, listen to him. And I'm like, do you not realize कि ये मैं किस context में ये बात कर रहा हूँ? सही बात है, तो सही जब तक बात है, ये चलें। पॉडकास्ट जाएगी तब तक तो आई एम अज्यूमिंग 500 हो चुका होगा। तो क्यों है 500 रुपए पर लीटर पेट्रोल? ये 500 रुपए पर लीटर इसलिए है, खैर 500 नहीं है, बिफोर समवन सेज, और कहेगा नहीं जी झूठ बोल रहे हैं, 500 है। ठीक है, यू नेवर नो दीज पीपल। तो आई थिंक हम दोनों ट्विटर पे ये हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी है बिकॉज बोथ ऑफ अस आर सो नहीं नहीं, तो सो स्केयर्ड कि जस्ट मेकिंग नहीं, श्योर कि आई हम थिंक फैक्चुअली इसमें बात करें। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एलिगेटर स्किन होती है एक इंसान की, वो काफी अच्छी होती है चीज। ऐसे नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट यू नो, यू नीड टू नो व्हेन टू स्विच ऑफ एंड व्हेन टू स्विच ऑन। ठीक है, तो टू द टेन रुपीज एबिलिटी। क्यों है पेट्रोल हाँ स्पेसिफिकली? जी, 210 रुपए क्यों है? 210 रुपए इसलिए है क्योंकि आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत ज़्यादा है। क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमें बाहर से ही, दूसरे ममालिक से ही तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब दूसरे ममालिक में तेल की कीमत बढ़ती है, तो इवेंचुअली यहाँ पे भी तेल की कीमत बढ़ती है। सिर्फ हमारे यहाँ ये नहीं है, बाकी दूसरे ममालिक में भी पेट्रोल महंगा हुआ है। रिलेटिवली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ फिर भी सस्ता है, मगर उसकी दिस इज नॉट रियली अ जस्टिफिकेशन। वो कहते हैं कि जी बीच में एक वो चला था कि लोग जो हैं वो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए वीडियो बना रहे थे, पिक्चर बना रहे थे। हर किसी की परचेसिंग पावर अलग होती है, इनकम अलग होती है, पर कैपिटा, ये सारी चीजें होती हैं। तो हर इकोनॉमी को जो है वो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। आज ही मैंने एक आर्टिकल लिखना पूरा करा है कि जी ये सिमिलर हालात हमारे 2008-9 में थे, एग्जैक्टली यही। पेट्रोल प्राइस एक जगह में फिक्स थी, सडनली स्पाइक आए, 20% प्लस इन्फ्लेशन चली कोई 9 से 12 महीने। फिर उसके बाद जाके चीजें सेटल हुई। वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए था कि यार वी शुड नॉट रिलाई ऑन इम्पोर्टेड ऑयल। मगर 2008 के बाद तो जो हमारा अर्बन स्प्रॉल बढ़ा है, तो शहर हमारे जो है हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हुए हैं, बजाय इसके वर्टिकली एक्सपैंड हो। किसी ने कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक ट्रांजिट पे फोकस नहीं करा। कोई पब्लिक ट्रांजिट लाता भी ज्यादा, कहते थे कि ये जो है 2-3 लेबल देते थे और कहते थे कि जी ये तो सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी खा जाएंगे। ये सब्सिडी की बात हो रही है, हम डेली की जो है 3 अरब रुपए की हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही थी। और दिस वाज, अगर देखा जाए तो दिस वाज सफिशिएंट टू कवर वन पब्लिक ट्रांजिट। जैसे महीने में जो है मैंने हिसाब लगाया, तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडी हर महीने दी जा रही थी। 100, जो कराची में जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट तकरीबन 35 अरब रुपए। तो इसेंशियली ग्रीन लाइन जैसे आप 3 प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में लगा सकते थे, और अगर 4 महीने तक किया तो 12 प्रोजेक्ट लगा सकते थे। जितनी आपने सब्सिडी 3 महीने में जाया करी है, लिटरली हवा में धुआं बना के उड़ा दिए, उतने में आपका पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिट का इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाता है। But again, that requires political consensus, that requires some thought, and that requires the ability to take strong decisions, rather than कि जी पेट्रोल कम कर दो, पेट्रोल ज्यादा कर दो। ये डिसीजन नहीं है, तो बहुत एक ऑटोमेटिक चीज होनी चाहिए। क्यों होता है ये, मे बी उसमें आगे आते हैं थोड़ा। बट क्या हुआ अगर हम फैक्चुअली ले डाउन कर दें? आईएमएफ के साथ एक मुआहदा किया, एंड वो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि हम बार बार आईएमएफ क्यों जाते हैं। मे बी वी कैन गेट इनटू दैट लेटर। वो हमारे स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक मसले हैं, उसमें सारी पार्टी, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सब लोग साथ ही हैं। बट खैर, पीटीआई गवर्नमेंट वेंट टू द आईएमएफ, दे अग्रीड कि हम पीडीएल बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने आईएमएफ अग्रीमेंट के बिल्कुल ही बरक्स पीडीएल पहले रिड्यूस की। आई थिंक 17 रुपए से 1 रुपए कर दी थी, 1 पॉइंट समथिंग। एंड देन फ्यूल सब्सिडी दे दी। अब लोग
उस पर आर्ग्यू करते रहे कि वो इमरान खान ने अपनी सीट बचाने के लिए दी या अगली गवर्नमेंट के लिए एटम बम लगाने के लिए दी। फैक्ट्स ये हैं कि फ्यूल सब्सिडी दी, उस पर मिफ्ता इस्माइल ने भी गालियां दी, शहबाज शरीफ ने भी गालियां दी, एहसन इकबाल ने भी गालियां दी। वेल, बुरा भला का, इफ वी आर बीइंग वेरी फैक्चुअल। आपने मुझे डरा दिया है, नाउ आई एम वेरी केयरफुली नहीं, क्यूरेटिंग माय आई एग्जैक्ट थिंक इट्स वर्ड्स। इम्पोर्टेंट, अगर आप ये करो ना तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स इम्प्रूव्स। So I mean, I obviously if I mean Mifta Ismail ने गालियां दी, I काफी tongue in cheek में ये बात कर रहा था, but when they came into the government we saw indecision, and for 45 days nothing happened. They kept that fuel subsidy. So if we blame Imran Khan for installing the fuel subsidy, we blame PDM for keeping the fuel subsidy. Fact से कोई contestation है या यही हुआ? देखें, fuel subsidy was against the country. Let's be very honest about it. Whoever did it, multiple personalities involved, literally no point in getting rid. It was against the best interests of Pakistan, and I'm glad it has finally been taken away. Initially दी गई थी, the expectation was कि जी तेल जो है वो नीचे आ जाएगा, एक थोड़ा सा जो है पॉपुलिस्ट मूव कर देते हैं, बट perpetuating it, continuing it was a horrible decision, and every single person who was involved in this इज रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो किसी भी जमात से हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल। डिसीजन ले लिया गया, अगर ये डिसीजन आज नहीं लेते, 3 महीने बाद लेते, 4 महीने बाद लेते, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम तेल इंपोर्ट कर सकें या तेल के अलावा कुछ और भी इंपोर्ट कर सकें। वो तो खैर हम वैसे भी अभी भी नहीं कर सकते, देयर स्टिल स्ट्रेस इन द सिस्टम, मगर इंशाल्लाह आगे जाके दिस विल इम्प्रूव, दिस विल गेट बेटर। तो इसी चीज को अगर हम दूसरे एंगल से अप्रोच करें, एनालिस्ट लाइक नजम सेठी वुड आर्ग्यू कि ये नेसेसरी थी, वरना गवर्नमेंट ही गिर जाती। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल मसला है कि हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स बेचारी एक फोन कॉल की मार पे होती हैं, तो हम तो उनको गालियां देते हैं, कुछ आसान काम है कहना कि यार सिविलियन गवर्नमेंट्स ये डिसीजन नहीं ले रही, ये डिसीजन नहीं ले रही, ये डिसीजन नहीं ले रही। बट जो हमारे एक स्ट्रक्चरल मसला है कि एक फोन कॉल पे उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, जिसकी वजह से इवन इफ दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, दे रियलाइज के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या करना है, बट वो नहीं कर सकते बिकॉज अगेन शायद पीडीएम गवर्नमेंट ये आर्ग्यू करे कि अगर हम फ्यूल सब्सिडी रिवर्स कर देते या 60 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाता व्हेन इमरान खान वाज डूइंग हिज लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद, तो उनकी गवर्नमेंट ही गिर जानी थी, फिर क्या करना था हमने? अगेन शहजाद, बात सारी ये है कि आर यू ऑनेस्ट टू द कंट्री, or are you honest to the cause, or are you honest to the leadership of whatever, entity or political party you have? ठीक है, if you're honest to the country, anyone and everyone knew this was not good. ठीक है, if you took a decision, अगर आपने कोई ऐसा decision लिया जिसको ये perpetuate की, this means you're not honest to the country. कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, everyone's aware किसने क्या किया, कैसे किया, but वही वाली चीज है, ये टू टेक टफ इकोनॉमिक डिसीजन, हमारे यहाँ तो इनफैक्ट ये हो गया टू टेक इवन माइल्डली टफ या इवन लाइट इकोनॉमिक डिसीजन, वो जो है लोग घबराते हैं। एंड इसके लिए यू नीड पॉलिटिकल कंसेंसस, यू नीड एवरीवन, वेदर अ पॉलिटिकल पार्टी और अ नॉन पॉलिटिकल पार्टी और एनी अदर पार्टी, टू सेट अक्रॉस द टेबल एंड फिगर आउट यार ये चीज हमें करनी है, 10 साल का ये प्लान है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हमारा प्लान जो होता है वो अगले 24 घंटे का, 48 घंटे का होता है, मैक्सिमम 10 दिन का होता है। दिस इनफैक्ट पिछले जो 1.5 महीने से हो रहा है वो ये हो रहा है, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि यार अगले हफ्ते हु इज गोइंग टू बी कॉलिंग द शॉट्स। ठीक है, तो उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस इज इम्पोर्टेंट बिफोर यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब तो आई थिंक आई एम वेरी, इट्स प्रीटी एविडेंट नाउ, पिछले जो 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है कि बिफोर एनी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यू नीड पॉलिटिकल कंसेंसस, उसके बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। सो द ब्लेम गेम का जो आइडिया है वो विच हंट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि सड़क पे इसको लटकाओ, बट विदाउट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और कौन कराते हैं। जो आप भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिस तरह रेमिटेंसेस का बड़ा जिक्र होता है, लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इतनी डिबेट होती है, लेकिन कोई ये डिस्कस नहीं करता कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि 24-28 घंटे में वो गिर जाएगी। आई थिंक उजैर यूनुस एक दो वाकया सुना रहे थे, वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, उन्होंने टीवी चलाया तो ताहिरुल कादरी खड़े हुए थे और जो बोल रहे थे 4 बजे तक का तुम्हारे पास वक्त है। Why would somebody invest millions when they turn on TV and they think 4 बजे शायद गवर्नमेंट गिर जाए? सो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करते हैं जिसकी वजह से पॉपुलर डिसीजंस या अनपॉपुलर डिसीजंस जो लॉन्ग टर्म में अच्छे होंगे नहीं लिए जाते, वो एक स्ट्रक्चरल मसला है। सो इवन इफ वी आर नॉट ब्लेमिंग पर्सनालिटीज और इंडिविजुअल्स, टिल वी डोंट फिक्स दैट, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आपको या मुझे होप होना चाहिए। दैट इज करेक्ट। देखें, एक चीज होती है, हम बचपन में काम किया करते थे, इट्स कॉल्ड सॉवरन रिस्क।
हमारा सॉवरेन रिस्क की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है। इनफैक्ट जस्ट सरप्राइज, मैं पहले समझता था लोगों को होगी, मगर जितना आप सीढ़ी के ऊपर जाते जाएंगे उतनी कम अंडरस्टैंडिंग है। सॉवरेन रिस्क से मुराद ये है कि एक मुल्क का जो रिस्क है वो क्या होता है। एक मुल्क के रिस्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद आती है लीगल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस यू हैव। ठीक है, whether it's a weak democracy, whether it's a strong democracy, whether it's an authoritarian rule, आप अपना वो किस तरह प्लेस करते हो। तो जो भी इन्वेस्टर होता है, कोई भी अगर दे ब्रिंगिंग इन कैपिटल, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि यार इसमें कंटिन्यूटी है या नहीं है। इफ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट कंटिन्यूटी, फंड्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन बिकॉज दे हैव फेथ इन द सिस्टम कि यार ये डेमोन्स्ट्रेट कर दी गई। बट वेन दे डोंट नो कि यार आज हम एक बंदे से बात कर रहे हैं, 3 महीने बाद वो बिल्कुल एक नया बंदा बैठा होगा, एक नया सेटअप होगा, तो देयर लाइक 180 मुल्क हैं इस दुनिया में, 180 शायद ज्यादा है, 190 के आसपास हैं। हम बाकी जो 190 मुल्क हैं उनमें चले जाएंगे। वाई शुड बी वेस्ट टाइम यार। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आज के एक रिसेंट वाकया है। मैं किसी से बात कर रहा था, कोई वाज एन इन्वेस्टर, वो उनको आइडिया लेना था पाकिस्तान में। दे वांटेड टू बेसिकली डू समथिंग वेरी हाई टेक जो यहाँ पे अभी हम नहीं करते। फॉर ऑब्वियस रीजंस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। वन की क्वेश्चन बिफोर इकोनॉमिक्स, बिफोर एनीथिंग एल्स, बिफोर द नंबर्स, जो उन्होंने पहला सवाल मुझसे करा वो ये था कि यार व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चाइल्ड लेबर एंड स्लेवरी इन द कंट्री। बिकॉज पहले जो हमारे स्पॉन्सर थे, दिस इज अ बिग एनर्जी ग्रुप, पहले जो स्पॉन्सर थे दे डिड नॉट वांट टू वर्क हियर बिकॉज चाइल्ड लेबर एंड स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी जिसको कहते हैं, दैट वाज वेरी हाई, दैट वाज वेरी रैम्पेंट एंड दैट डिड नॉट अलाइन विद द इंटरेस्ट्स ऑफ द ग्रुप, इसीलिए उस पर काम नहीं किया। दूसरी उन्होंने चीज जो बोली वो ये थी कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फोर्स्ड मैरिजेस, because for the longest time forced marriages were a big thing in Pakistan, and again that does not align with the principles या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप। क्योंकि कोई भी अगर पैसे करते हैं उसके एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि यार इस मुल्क में हालात ऐसे होंगे तो करेंगे। इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, मगर अगर चाइल्ड लेबर, मॉडर्न स्लेवरी या फोर्स मैरिजेस टाइप की चीजें होंगी तो लोग कहेंगे यार इनको पहले अपने मसले रिजॉल्व करने दो, फिर उसके बाद हम जाके देखेंगे। सो अगेन वी टेक दीज थिंग्स, पीपल टेक दीज थिंग्स वेरी लाइटली कि हाँ यार आपके घर में, पता नहीं मुझे नहीं, हर तीसरे घर में आप जाके देखो एक बेचारा एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा काम कर रहा होता है। ठीक है, वो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, शुरफा होते हैं, बड़े कोई बहुत सीरियस कमेंट होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, 6 साल 8 साल का बच्चा काम कर रहा होगा। और अगर आप उनको ये बोलोगे कि यार इस बच्चे से तुम क्यों काम कराओगे, कहते हम ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा, हम तो एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर, समझ रहे हो। तो दिस इज द मेंटालिटी एंड दिस इज पीपल लाइक यू एंड मी। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप ये नहीं बोल सकते कि जी कोई ये कोई पढ़ा लिखा नहीं। दिस इज पीपल लाइक यू एंड मी। आई हैव पीपल इन माय फैमिली, आई एम श्योर यू हैव पीपल इन योर फैमिली हु डू दिस एंड यू लाइक यार बंदा शर्मिंदा होकर बैठ जाए क्या करे। सो अगेन दिस इज अ माइंडसेट इशू। तो आप सबको छोड़ दें, इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स कुछ भी हो, जब तक माइंडसेट जो ऐसा रहेगा, नॉट मच कैन बी डन अबाउट इट। आई थिंक अगर मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करूँ एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स और एनवायरमेंटल जस्टिस की जो कॉन्वर्जेशन है वो इतनी बुरी इसलिए है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आके वो रुक जाती है, राइट। सो इवन चाइल्ड लेबर का जो इशू है, आई थिंक इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई डू सी द मेरिट, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट। कोई अगर बच्चे को एम्प्लॉय करता है बहुत गलत बात है। अगर आप इसीलिए कर रहे हैं कि यार उसकी पढ़ाई हो जाए और उसको भला हो जाए तो आप वैसे ही पैसे दे दें, बिल्कुल गलत बात है। बट मैं जब यूएस से वापस आया था ना, मैं भी बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट ये बाइनरी आइडियाज लेकर आया था। और क्योंकि अब रेस्टोरेंट बंद हो गया तो नाम ले लेते हैं, एरिजोना ग्रिल गया मैं। वहाँ 16 साल 15 साल का ही होगा बच्चा, आया ऑर्डर लेने एंड आज तुम्हारी उम्र क्या है, एंड लाइक पर आ गया मैनेजर आ गया एंड आई वाज एक्टिंग लाइक अ कैरन एंड आई वाज लाइक आपने चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय किया हुआ है, ये किया हुआ है। एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं सर विल टेक केयर ऑफ इट। देन द किड केम टू मी, ही सेड मैं इस गांव से हूँ, मैं ये करता हूँ, अगर मेरी ये नौकरी चलेगी तो मैं रोड पर होऊंगा, यहाँ मैं सूट टाई पहनकर काम करता हूँ, ये सैलरी मिलती है। एंड आई वाज लाइक या मैं एक अलग दुनिया से आके, एक अलग पर्सपेक्टिव से आकर वो चीज बिल्कुल यहाँ पे इम्पोज नहीं कर सकता। नहीं देखें, अगेन वही वाली बात है, आज से 100 साल पहले, 100 भी नहीं 120 साल पहले, 1900 में कोल माइंस में जो है बर्तानिया में, यूरोप में बच्चे काम किया करते थे। क्योंकि कोल माइन जो होती थी छोटी जगह होती थी, बच्चों के लिए जाना उसमें आसान होता था कि वो जाके कोयला लेकर आ जाएंगे। तो ये बोलते थे अगर ये बच्चे कोयले नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे। दिस इज वेयर द स्टेट, दिस इज वेयर द पीपल नीड टू कम इन, दिस इज वेयर द स्टेट नीड्स टू कम एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार इनकी एजुकेशन स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, आप आइडियलिस्टिक आइडियाज होंगे, मगर द फैक्ट इज चाइल्ड लेबर इज चाइल्ड लेबर. आई मीन देयर इज नो, दिस इज वन बाइनरी आइडिया दैट यू हैव टू स्टिक विद. एक होता है ना, देखिए एक मॉरली ग्रे चीज होती है, एक होता है कि यार सही है या गलत है. आई मीन व्हाट इज रॉन्ग, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टेंस हो. ठीक है, मजबूरी है, इट्स इनकैपेसिटी ऑफ द स्टेट या वो है, दैट इज फाइन, बट दैट डज नॉट मेक इट राइट. ठीक है, But इट if there is एग्जिस्ट, दैट डज नॉट incapacity मेक of इट the राइट. state, what do people do, right? And again, I'm not justifying child labor. मैं कोई ये नो, नहीं कह रहा कि आप 8 साल, बट अगर एक 16 साल का एरिजोना ग्रिल अगर हायर कर लेता है एज अ वेटर. 16 साल तो देखिए, 16 साल इज एन एज, ठीक है, जो पे काम कर रहा होता है. दुनिया जहां में जो है 16 साल के लोग काम कर रहे होते हैं, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अबाउट इट. इनफैक्ट 13-14 साल के भी जो बच्चे हैं वो काम कर रहे होते हैं. बट 5 साल 6 साल के बच्चे को अगर आप बोलो कि यार तुम मेरे लिए जो है, सबसे मजेदार चीज होती है, 6 साल का बच्चा वो 2 साल के बच्चे का बेबी सिटर होता है. ये तो ऐसी कॉमन चीज है. बोलो भाई क्या हो क्या रहा है, क्या पागल वागल हो यार, क्या दिमाग खराब है लोगों का. बावले वो बावले बेचारा हो खुद गए. बच्चा बड़ा हुआ नहीं होता, उनके बच्चे पाल रहा होता है. अल्लाह माफ करे, मतलब यार, मतलब uh, अब ये तो जस्टिफाई नहीं, उनसे बोले क्या नहीं, उसको भी तो अच्छा घर मिला हुआ है रहने का. सलाम है यार आपको, उनके छिछोर को. वैसे ही कर दें. एंड आई थिंक पीपल लाइक शहजाद रॉय आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, एंड TCF आई थिंक इज आल्सो अ ग्रेट इनिशिएटिव. I think TCF is doing a great job, but that still does not excuse the state from स्टेट को doing तो what करना चाहिए. its core job स्टेट is. खत्म नहीं बात. कर So रहा, इसलिए ये चीजें if you आप want, अप्रिशिएट कर आप रहे हैं. जाओ, आप अपने पार्लियामेंटेरियन से बात करो. हम्म. ठीक है, मैं तो करता रहता हूँ, तंग है लोग मुझसे. ठीक है, आप अपने पार्लियामेंटेरियन से बात करें. ठीक है, यू वोट, आप बोलें कि यार हमारे स्कूल में, आपको पता है आपके स्कूल में, आपके इलाके में, जहाँ जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कितने स्कूल हैं गवर्नमेंट के, यू डोंट नो. आपको नहीं पता होगा. एक दो आपने चलते फिरते देख लिए होंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट क्या? आपके पार्लियामेंटेरियन जो है या MP जो आपके इलाके का, उसको पता है? आपके इलाके का जो MNA है उसको पता है? उनको भी नहीं पता होगा. तो अगेन देयर इज जीरो इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द स्टेट इटसेल्फ ऑन एजुकेशन. तो जब ये जीरो इंटरेस्ट अब पूरी वैल्यू चेन में है, तो ऑब्वियसली फिर ये चीज कैसे रिजॉल्व होगी. हम उनके वापस खुद ने घर में जो है 6 साल का बच्चा बेचारा चाइल्ड लेबर काम कर रहा होगा, दूसरों क्या बोला. प्रॉबेबली वापस आ जाते हैं इकोनॉमी पर. बार बार जब ये फ्यूल सब्सिडी की बात होती है तो उसकी एक जस्टिफिकेशन होती है कि भाई आप लोगों को समझ नहीं आती ना. खान साहब का प्लान था कि वो फ्यूल सब्सिडी देंगे और फिर रशिया से चीप ऑयल लेंगे. आपने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज के पास कैपेबिलिटी नहीं है रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की. इज दैट ट्रू? बिकॉज दैट्स बीन कंटेस्टेड लॉट एंड आई देखिए, बिलीव दैट हैज बीन कंटेस्टेड. हमाद अजहर ने अभी कोई स्वैप डील की भी बात की है आज या कल. देखिए, हमाद इज अ गुड फेलो. ठीक है, आई विल क्लैरिफाई दिस. मतलब आई हैव एंगेज्ड विद मल्टीपल टाइम, रिसेंट गाय, सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन क्या है क्या नहीं है. देयर इज अ पॉलिटिकल व्यू ऑफ थिंग्स एंड देन देयर इज व्हाट द फैक्चुअल पोजीशन इज. ठीक है, जैसे पहले हमने बात करी, देयर इज अ पार्टी पोजीशन, देन देयर इज एक्चुअल रियलिटी, एंड तो उस हिसाब की बात है. देखें, रशियन ऑयल कैन इट प्रोसेस और नॉट? सम पीपल से yes, some people say no. If yes, it will require a lot of capital expenditure, and it's not something that you can do overnight. Sorry. Some say it can be processed, some say it cannot be processed. ठीक है, the jury is out there. जो मेरी बात हुई है लोगों से, सब कुछ है. they're like it cannot be done. If you want to do it, there is a lot of capex involved. बहुत सारी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. उसके बाद होगा. ऐसा नहीं है कि जी हाँ भाई वो जहाज लगाया, चलो उसमें तेल डाला और उसको जो है प्रोसेस कर दिया. इफ इट वाज सो इजी तो वी वुड बी प्रोसेसिंग ईरानी क्रूड ऑल द टाइम. ठीक है, ईरान से तो आपको पता है ना, डीजल स्मगल होके आता है, एवरीथिंग. सो दैट इज. एंड दूसरी उसमें चीज देखें ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ रशिया ऑपरेट्स. रशिया का क्रूड कहाँ से आता है? रशिया क्रूड निकलता है ब्लैक सी से. दैट इज द रूट. ठीक है, अगर कोई भी सिर्फ मैप लोग खोल के देख लेना, जब आई वुड रिकमेंड कि जो भी लोग ये देख रहे हैं वो अभी मैप खोलना और मैप पे चले जाए ब्लैक सी पे. जितना भी रशिया क्रूड एक्सपोर्ट हो, दैट routed to ब्लैक सी. ब्लैक सी से वो निकलता है मेडिटेरेनियन पे, मेडिटेरेनियन से वो सुएज कनाल के थ्रू होता हुआ आता है टूवर्ड्स अरेबियन सी या व्हाटएवर. तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. ठीक है, मीन वाइल बिल्कुल बराबर में आपके 2 घंटे की जहाज के रोज पे, 2 घंटे खैर मैं कम बोल रहा हूँ, मतलब अब 12 घंटे 8 घंटे में दुबई से, अबू धाबी से, ओमान से जहाज आपका यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, सो it's very far. Yes, India has bought a lot of Russian crude, but that was only 5% of the total buying. ठीक है, इंडिया ने अभी कोई पेट्रोल की कीमत डिक्रीज नहीं करी. जो डिक्रीज करी ना टैक्स की वजह से करी, उन्होंने इसलिए नहीं करी कि रशियन क्रूड. ये लोग ये कहते हैं कि जी हम 100% रशियन क्रूड इस्तेमाल करना शुरू. भाई आप नहीं कर सकते 100% रशियन क्रूड इस्तेमाल यार. मतलब क्या हो गया? आप चलो लेके कहीं से भी कुछ करके आपने 5% भी इस्तेमाल कर लिया, 3 रुपए कम हो जाएगी पेट्रोल की. भाई मुबारक हो.
दैट्स इट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जिन जिन से आप तेल खरीदते हो उन सब ने आपको ऑयल डिफरल की फैसिलिटीज दी हुई हैं। उन सब ने आपको हर 3 साल बाद थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं, $2 अरब, $2.5 अरब के, यार ये रखो, तुम लोग परेशान नहीं हो, हम भाई हैं तुम्हारे। इस टाइप की चीजें भी करते हैं। तो जब ऑब्वियसली जब आप उनका तेल लेना छोड़ोगे तो वो भाईबंदी में पैसे भी आपसे वापस ले जा सकते हैं। सो अगेन द पॉलिटिकल इकोनॉमी इज प्रिटी कॉम्प्लेक्स। एक और चीज है ये कि इंडिया हैज अ लॉट ऑफ रिफाइनरी कैपेसिटी। ठीक है, आप इंडिया एक्चुअली इज एन एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उनकी जो कोस्ट है, कोस्ट पे उनकी रिफाइनरीज हैं, वहां पे आप जाएं, तेल रिफाइन करो और वो एक्सपोर्ट कर देता है। वी हैव ओनली वन या मे बी टू कोस्टल रिफाइनरीज एंड दैट्स इट। जब वो आएगा तो आपके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है उसको रिफाइन करने की। तो अगेन देयर आर मल्टीपल वेज टू डू, लुक एट इट, मल्टीपल वेज टू डू इट। यस, एक्सट्रीम सिनेरियो, ठीक है, आपने कर लिया, देन नथिंग। ठीक है, हाउ विल यू मेक द पेमेंट फॉर इट? ठीक है, हाउ विल यू इंश्योर इट? द cargo insurance to get from Black Sea to the Mediterranean would be extremely high because that is a war zone. ठीक है, अगेन अगर आपकी कैपेसिटी हो कि हाँ यार हम ये करना चाहते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, यू हैव लाइक hundreds of billions of dollars in your reserves and you're not dependent on anyone, then sure, go ahead, so bismillah. But in your current state, you cannot. ये again, I'm talking about political economy here and assuming technical issues get resolved, which by the way they aren't. जहां तक स्वैप की बात है, अच्छा, इसी तरह एलएनजी की बात होती है। एलएनजी इफ इंटरेस्टिंग, आई मे एलएनजी में जस्ट स्वैप। ऐड स्कीम, अगर मैं आपको एक स्कीम दे दूं जो अभी मैंने देखा था आजम खान को किसी ने दी थी, उनका जवाब तो थोड़ा मैं बता देता हूँ उनका जवाब भी क्या था। किसी ने स्कीम दी थी कि भाई आप लोग समझ नहीं रहे हैं, वो ऑयल जाएगा चाइना और फिर चाइना की रिफाइनरी हमें रिफाइन करके देगी। आजम खान का इसका सीधा जवाब ये था कि चाइनीज रिफाइनरी चूतिया तो नहीं है। तो आपका क्या जवाब है इस स्कीम पर? अगेन जो लेगा, देखें, आप बिस्मिल्लाह कर लें, वो आपको दे दें तो आप ले लें जाके। भाई मैं कह रहा हूँ ना, इट्स अ फ्री मार्केट। ठीक है, स्टेट इज नॉट द बायर, ये द फर्स्ट बायर और द बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। यू शहजाद गयास कैन गो इन टू द मार्केट एंड बाय कार्गो। यू कैन गो योर सेल्फ एंड बाय अ कार्गो एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। आप बेच दो किसी भी रिफाइनरी को, उससे लेके लो, आपको फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है, पेट्रोल का, डीजल का, कार्गो मिल जाए, आप ले आओ, पीएसओ को बेच दो, आप टोटल को बेच दो, आप किसी को भी बेच दो, इट्स अ फ्री मार्केट। इतने हीरो तो भाई ले आओ जाके, खुद कर लो। देखें जहां मार्जिन होता है, अगेन यू डोंट हैव टू Yeah. डायरेक्टली बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज नॉट अ जी टू जी ट्रांजैक्शन। कमोडिटी प्लेयर्स है मार्केट में, मल्टीपल है, ग्लेनकोर, देयर इज ट्रैफिक यूरा, उनके पास वो होता है, उनके पास जाओ, उनसे बोले यार मुझे कार्गो चाहिए, बोले आप पैसे दे दो, आप पैसे दें, कार्गो ले आए, सस्ता कार्गो मिलेगा, आप 100 लोगों में बांटे अपने, इनफैक्ट आपको प्रॉफिट बनाए, आप मार्केट वैल्यू में बेचें, 30% आपकी जेब में जाएगा। आप कल ना अगर ये कर सकते हैं तो, एंड नहीं ऑल कर दिस सकते तो खामोशी से बैठ जाए, ड्रामेबाजी नहीं। और ऑल दिस इज नॉट टू आल्सो मेंशन कि अगर आप रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर देंगे, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की वर्ल्ड स्टैंडिंग, उससे हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। आईएमएफ के पास जो हम गए हुए हैं, उसके बाद हमारे साथ क्या होगा? नहीं कहना बहुत देखिए, आसान है कि हम अमेरिका अगेन के इट्स गुलाम नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ गुलामी द वर्ल्ड और नॉन इकोनॉमी। गुलामी तो एक देखें अलग चीज है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी, जिसे कहते हैं ना, पोलिटिसाइज एंड वेरी घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है कि गुलाम, भाई कौन किसी का गुलाम है यहाँ पे? गुलाम रह के आपने क्या मतलब ऐसा कोई काम कर लिया जो सबसर्विएंट हो? दुनिया जहाँ की हरकतें करी हुई, लेट्स नॉट गो देयर राइट नाउ। ठीक है, तो मतलब गुलामी नहीं है वो, जब इफ इट सूट्स सर्टेन नैरेटिव आप गुलाम बन जाते हो। अगर इफ इट सूट्स अ सर्टेन नैरेटिव, यू आर द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एक ये जो एक जिसे कहते हैं ना इमोशनल जो नैरेटिव है, दैट नीड्स टू चेंज एंड इट इवेंचुअली नीड्स टू मूव सम काइंड ऑफ अ फैक्ट बेस्ड नैरेटिव देन एनीथिंग एल्स। एलएनजी की आप क्या बात कर रहे थे? सॉरी मैंने उसको काट दिया जब एलएनजी की मैं ये बतला रहे बात थे कर बात। रहा था, एलएनजी में स्वैप्स आर पॉसिबल। देखिए उसमें होता ये है कि रशिया जो अपनी एलएनजी एक्सट्रैक्ट करता है, वो करता है आर्कटिक सर्कल के पास से। और वंस अगेन मैं जो हमारे दोस्ती देख रहे हैं उनसे बोलूंगा कि एक वर्ल्ड मैप खोलें और देखें आर्कटिक सर्कल है किधर, और रशिया का आर्कटिक सर्कल का जो एरिया उनके अंदर वो किधर है। अब आप सोचेंगे वहां से एक कश्ती निकलेगी एंड आर्कटिक सर्कल में अगर एलएनजी के लिए देखो प्रॉपर आइस ब्रेकर्स। नॉर्मल जो शिप हमें पोर्ट कासिम पे नजर आती है या केमाड़ी पे नजर आती है पोर्ट ग्रैंड से, वो वाली शिप नहीं होती, प्रॉपर आइस ब्रेकर्स जो कि बर्फ में जा सकते हैं। तो वो आइस ब्रेकर वहां से गैस लेके निकलेगा, घूमता हुआ जापान से होता हुआ पूरे साउथ चाइना सी से घूमते घुमाते अरेबियन सी में आके वो यहाँ पे आएगा।
Again, too long a journey doesn't make sense when you can get the same LNG, same molecule from Qatar for slightly cheaper, or even for a 5% premium. So just the logistics cost of bringing that from Arctic Circle to this part of the world is too high. तो उसका एक solution ये होता है, उसमें कर देते हैं swap. Swap क्या चीज होती है? Japan is the largest importer of LNG in the world. जो रशियन एंटिटी है वो जापान को देगा एलएनजी, और अगर जापान का किसी मिडल ईस्टर्न एंटिटी से वो बाय कर रही है तो वो कहेगा यार पाकिस्तान को बेच दो। तो इन्होंने स्वैप कर लिया। मॉलिक्यूल तो वही है ना, गैस का मॉलिक्यूल है, चाहे वो आर्कटिक सर्कल से निकले या वहां से निकले, मोटा मोटा हिसाब है वही होता है। सो दिस इज व्हाट अ स्वैप इज कॉल्ड, कि रशिया अपनी जापान को दे देगा, कोरिया को दे देगा, कोरिया या जापान जो मिडल ईस्ट से लेकर आ रहे होंगे वो बोलेंगे पाकिस्तान को दे दो। इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो वॉर, इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो वॉर प्रीमियम, where there are no sanctions, this can work flawlessly, and that has been working flawlessly. आज से 1 साल पहले ये काम ऑलमोस्ट पाकिस्तान में होने वाला था, दिस वाज बीइंग डन, ठीक है। बट राइट नाउ नो वन वांट्स टू बाय रशियन एलएनजी। आप जापान या कोरिया वो ले लेंगे, अगर कोई खरीदने को तैयार नहीं तो वो स्वैप क्यों करेगा? आप स्वैप वो चीज करोगे ना, आपके पास जो होगी आप उसको स्वैप करोगे, जब कुछ है ही नहीं तो आप स्वैप किस तरह करोगे? सो people need to understand these are very complex issues. It's not like कि आप करीबी पेट्रोल पंप पे गए, आपने बोला कि 5,000 का इसमें पेट्रोल डाल दो, उन्होंने डाल दिया, टंकी भरी चल गई। That doesn't work like this. और वही वाली बात है, अगर इतना सस्ता अवेलेबल है तो भाई कोई भी जाके ले आ जाएगा, किसने रोका है? प्राइवेट पार्टीज जो है वो कार्गो do this all the time, अभी भी कर ले, literally no one is stopping them. What are your thoughts on the government being honest and just being like हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फ्यूल प्राइसेस से, and अपने आप को डिटैच कर दें from setting of fuel prices? This needs to be done. Fuel prices need to be depoliticized. A lot of bad economic decision making, bad policy making has been done because people just try to manage fuel prices. This should be done on a bi-weekly basis या weekly basis. ओग्रा है, जो भी एवरेज रेट चल रहा है उस पे वो प्राइस दे दें, and that should be the end of it, ठीक है। The prime minister or the president, whoever the power at that point in time is, should not be approving or rejecting that price. You've got a certain body, जिसका काम ही है ये, वो ये चीज कर दे, end of story. The only leeway that the government may have कि टैक्स रेट कितना रखना है उस पे, that's it. They should not play with the price of the actual fuel. टैक्स रेट ऊपर करना है, टैक्स रेट नीचे करना है, ये बस वो डिसाइड कर सकता है, because that is the government's prerogative and not डिस्टॉर्टिंग द मार्केट, ठीक है। आज एक और ये बात हो रही थी, बट हमारे फिर न्यूज कैसे आएगी यार कि ओगरा ने समरी भेजी प्राइम मिनिस्टर को कि 25 रुपए महंगा कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को अपने दिल में रख के सोचा नहीं, मैं सिर्फ 15 रुपए करूंगा। कितने अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, उसमें देखें, कल मैं यही किसी से बात कर रहा था कि अभी जो प्राइस हो गई है वो हो गई 209 रुपए 86 पैसे। ओके, 86 पैसे क्या, पूरे 210 कर देते। तो एक हमारे दोस्त ने बोला कि इसलिए कि बजट में 86 पैसे से कम कर देंगे, अवाम को रिलीफ देंगे 86 पैसे। इट्स एंटायरली पॉसिबल। वैसे वो नहीं होगा, 86 पैसे कम नहीं होंगे, 10 रुपए और बढ़ जाएंगे, ख्याल रखें, टंकी फुल करा लें। सो आप भी लास्ट टाइम आप 1-2 हफ्ते पहले उजैर से बात कर रहे थे, उसमें आपने जो सजेशन दिया था उसमें आपने बोला था कि भाई फ्यूल सब्सिडी फौरन रिवर्स करें, और एहसास और बिस्क के डेटाबेस हैं तो वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स कर दें। Salman Sufi also just tweeted that is what the government now is doing, right? So that's a good thing. They should have been more aggressive about it. अभी जो उनका प्रोग्राम है that is still not as aggressive as it needs to be. देखें, आप पहले 100 अरब दे रहे थे, ठीक है, अब आप 2-2 हजार रुपए हर घर को दे रहे हैं, 15 मिलियन घराने हैं, ठीक है, एक हद तक इम्पैक्ट है, मगर जो मैंने एक कैलकुलेशन करी थी, रफली 6,000 रुपए ये जो सब्सिडी है, अगर हम इसको से वल्नरेबल सेगमेंट्स को टारगेट करें तो 5 से 6,000 रुपए हर घर के बनते हैं। बट गवर्नमेंट का अपना वो कहने के यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा भी जो है वो सस्ता मिलेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। एडिबल ऑयल जो है, जो तेल जो होता है खाने का तेल, वो भी जो है उसको सब्सिडाइज रेट पे यूटिलिटी स्टोर्स में मिलेगा। सो इट इज अ मल्टीपल पैकेज। बट दिस ये चीज जो है आज नहीं, यही चीज आज से 40 दिन पहले हो जाती तो बेहतर था, ये चीज आज से 30 दिन पहले होती तो बेहतर था। एंड दिस नीड्स टू बी डन मोर अग्रेसिवली। आगे जाके और हालात खराब होने हैं, आगे जाके और महंगाई होनी है। Sooner this is done, the sooner things are sorted, the better it is for the country. That should always be our priority, our most vulnerable section, 100%. But जो ऑनलाइन एंगर आता है वो मिडिल क्लास से आता है। सो मिडिल क्लास की अगर ये बात कहें हम कि जी एलीट को तो आप हाथ लगाते नहीं है, चलें आपने गरीबों के लिए ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग थे who were also barely surviving, who pay the highest tax rate, उनकी तो सैलरी है, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, उनका तो टैक्स कट जाता है, उनकी बेल्ट आप और टाइटन करते रहते हैं।
तो वो तो बेचारे मर गए ना। यार तो ये जो बात कहते हैं ना कि जो ऑनलाइन एंगर आता है, यार क्या एंगर आता है? फोन बंद कर दो, ऑनलाइन एंगर खत्म हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट को आते हैं ना, आप और मैं फोन बंद नहीं, कर सकते हैं ना। जिसको भी इट्स आता नॉट है, लाइक यू शहबाज नीड शरीफ टू। फोन बंद करके सो सकता है। नहीं नहीं, आप सो जाओ, सब सो जाओ। अगेन, पॉलिसी मेकिंग नीड्स टू बी फॉर द कंट्री एट लार्ज एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। ये जो है ना कि बट दिस इंडिविजुअल विम्स को इवन हम केटर करना शुरू करते तो हैं। बट इवन एज अ पॉलिसी राइट, कि आप एलीट को टच नहीं करते, मिडिल क्लास जो करें, ऑलरेडी बिल्कुल जो करें। अगर वो नहीं कर रहे, दैट इज अ फ्लॉड पॉलिसी। ठीक है, दैट इज दैट्स व्हाट आई नॉट एम गेटिंग एट। इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल टच करें। ठीक है। A lot of sectors which need to be taxed are not taxed. Real estate की मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, that is not taxed. बहुत सारा प्रोडक्टिव कैपिटल है जो कि रियल एस्टेट में फंसा हुआ है। बहुत से, उस दिन मैं कल ही मैं जरार से बात कर रहा था, तो एक सीधी सी बात है, एफबीआर जो है हर साल टैक्स डायरेक्टरी इशू करता है। ठीक है, पिछले 2 साल से नहीं करी। उसमें जो है जितने भी लोग होते हैं टैक्स पेयर, उनकी लिस्ट होती है। आप मेरा देख सकते हैं, मैं आपका देख सकता हूँ कि आपने पिछले साल कितना टैक्स दिया था। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आप लाइफस्टाइल से उनका टैक्स पेड को अगर आप रिकंसाइल करें तो रिकंसाइल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? ठीक है। हमारे जो पिछले, आई वुड से, देयर वर मल्टीपल गवर्नर्स, देयर वर मल्टीपल पीपल इन द पार्लियामेंट। इनफैक्ट पार्लियामेंट में तो 40% पार्लियामेंट ऐसी थी विच हैड फाइल्ड जीरो टैक्सेस। व्हाई? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हाउस फर्स्ट ना, कि यार आपके, आप पार्लियामेंट में आए हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप इलेक्शन ऐसे नहीं जीत सकते हो, फोकट में नहीं जीत सकते। यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। क्या जो लोग आते हैं, इतना जो ईमानदारी का और दयानतदारी का जो नारा लगाते हैं, तो उनको नहीं पता कितना खर्चा होता है इस इलेक्शन में, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। सो अगेन द होल प्रेमिस कि जी आप ईमानदारी की और दयानतदारी की और बहुत सारी चीजों की बातें करते हो, मगर आपको जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कहाँ से पैसा लेकर आ रहे हैं, कितना टैक्स हुआ है, कितना नहीं हुआ, वो कौन पूछने वाला है? तो दिस इज इट, आई एग्री विद यू, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, देयर नीड्स टू बी हार्श टैक्सेशन फॉर द elite of this country. There needs to be taxes across the board. ठीक है, जो बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं है, और जिसकी वजह से जो है द इंसेंटिव टू एलोकेट कैपिटल टू प्रोडक्टिव एरियाज, जहां से कोई एक्सपोर्ट हो सके, कोई प्रोडक्शन हो सके, कोई नौकरी जनरेट हो सके, वो ही नहीं रहेंगे। एक एग्जांपल दो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा टैक्सेशन भी बुरी चीज है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि लेट्स से आपके पास 1 करोड़ रुपया। ठीक है, आपके पास शहजाद, आपके पास दो ऑप्शन। आप या तो बहरिया टाउन कराची में जाके आप 2 फाइलें ले लो। हमें कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जानना है, आप कैश लेके जाओगे। ठीक है, बस्ते में भर के आप कैश लेके जाओगे, आप जाओगे 2 फाइल उनसे ले लोगे, और बोलोगे, वो बोलेगा यार ठीक है आपकी फाइल हो गई, ये यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी होगी और इसमें 5वें माले पे तीसरा अपार्टमेंट और चौथा अपार्टमेंट जो है वो शहजाद साहब आपका है, वो कुछ भी नहीं है अभी। आप बोलोगे फाइल लेके आ जाओगे। ठीक है, दैट इज जस्ट अ फाइल, नथिंग एल्स। एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप वहीं बैरियर टाउन में जो है सुजुकी का एक शोरूम है, आप 3 ऑल्टो बुक करा लो, अपने लिए 4 ऑल्टो बुक करा लो। ठीक है, कैश पे लेके गए, शोरूम पीपल हैव अ वे, उस कैश को वो पे ऑर्डर में कर देंगे अपने नाम से, कुछ भी करके। आपने वो गाड़ी बुक करा ली, अपना जो है डॉलर हेज करा लिया। अगेन, नो प्रोडक्टिव एंटरप्राइज हैपनिंग। द थर्ड ऑप्शन इज कि यार शहजाद कहता है यार इस, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, या मैं एक स्मॉल बिजनेस खोल लेता हूँ, या मैं एक प्रोसेसिंग यूनिट खोल लेता हूँ जिसमें मैं चीज बनाऊंगा। ठीक है, या मैं ऑलिव ऑयल प्रोसेस करके बेचूंगा। वेरी स्मॉल, 1 करोड़ रुपए है ना, मतलब अलॉट कैन बी डन, मगर एक छोटा स्मॉल बिजनेस आपने बोला मैं कर लूंगा। आपने बोला रेस्टोरेंट लगाऊंगा, एक रेस्टोरेंट में कम से कम कोई 15 बंदा एम्प्लॉय हो जाएगा। 15 लोगों की रोजी लगी, 15 घराने जो हैं उनका चूल्हा जला। आप किसी से अंडे लोगे, किसी से आप आटा लोगे, किसी से आप जो है चॉकलेट लोगे, कुछ भी लोगे, इनडायरेक्ट जॉब्स 15 और क्रिएट हो गई उस 1 करोड़ रुपए से। कम से कम आपने 30 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर दी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ जॉब्स है, ठीक है, वी जॉब्स जॉब्स के यार एक स्टार्ट तो हो। मीन वाइल वो 1 करोड़ रुपए में अगर आपने 2 फाइलें ले ली, कितनी जॉब्स क्रिएट हुई उससे? जीरो। ठीक है, आपने वो सुजुकी ऑल्टो ले ली जो कि आप आगे जाके फाइल बेच दोगे, जीरो जॉब। अब अच्छा, बैरियर टाउन में आपने प्लॉट ले लिया ना, उसको आप बेचोगे, देयर इज नो टैक्स। ठीक है, जो नफा है आपकी जेब में था रहा है, कैश में था। गाड़ी को आप बेचोगे, नो टैक्स। ठीक है, आपने करना है, इट बिकम्स एन एसेट क्लास। आप ये रेस्टोरेंट खोला ना, कुफर हो जाएगा, हर कोई टैक्स मांगने आ जाए। सेल्स टैक्स आपको देना होगा। ठीक है, फिर एक रेवेन्यू बोर्ड वाले आएंगे, उनको आपने अलग खांचा करना होगा। फिर जो इनकम बचेगी आपकी, उस पर आपने कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा।
29%, 28%, जो भी। तो अगर आप बोलो कि यार मेरे दिमाग खराब है, मैं 1 करोड़ रुपए लगा के नौकरियां में जनरेट करूं और इतना टैक्स भी दूं और खप भी लगाऊं और मैं बैठूं भी, अपना एफर्ट भी लगाऊं, मेरे लिए बेहतर ये कि मैं 2 फाइलें लेके कहानी खत्म करूं। ठीक है। सो जब इंसेंटिव्स इन एन इकोनॉमी आर सच के स्टेट आपसे खुद कह रही है कि भाई काम क्यों कर रहे हो, कहा लो, क्यों काम कर रहे हो, नहीं करो काम, सुकून से बैठो, तो आप बोलोगे यार ठीक है मैं सुकून से बैठता हूँ, व्हाई डू आई बॉदर। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। देयर इज अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर इज लिटरली नो इंसेंटिव टू इंडस्ट्रियलाइज, टू डू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वर्क, बिकॉज स्टेट डजंट वांट टू डू इट। अगर स्टेट मैं चाह ही नहीं रही काम करना तो व्हाई बॉदर। मैं एक कोरंगी में इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी अच्छी खासी बड़ी फैक्ट्री है, उसकी वैल्यू ज्यादा अप्रिशिएट हुई है देन द मनी देव मेड इन द 10 years ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। एब्सोल्युटली। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं, वो बेच के वहां पे टावर खड़ा कर देते हैं, प्लाजा खड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब देखो जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बेचारे ने जिंदगी भर, उसके बाप ने काम करके उसने काम करा बना, उसकी जो नई जनरेशन आ रही है वो कहती है कि यार हम ये काम क्यों करें, उस जमीन को बेचो, हमारे पैसे अलग करो, हम अपना अपना एक प्लाजा खड़ा कर लेते हैं। कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से देखा जाए, दैट्स द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज इट इज नॉट टैक्स्ड, यू हैव फ्री कैश, आधा पैसा मुल्क से बाहर भिजवा दो, सब कुछ कर लो। सो व्हाई बॉदर विद डेवलपिंग एन इंडस्ट्रियल बेस। सो जो हो रहा है अभी वो तो बिल्कुल ही ज्यादती है, नॉन यूटिलाइजेशन टैक्स भी नहीं है, लोग जमीनें लेके बैठ जाते हैं, एमनेस्टी स्कीम भी देते हैं और फिर शो ऑफ करते हैं कि देखो यार हमने रियल एस्टेट में कितना पैसा लेकर आए, जो कि लोगों का पैसा आप जाया कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को बोलते हैं। इनफैक्ट आप तो काफी इन स्कीमों की लेते रहते हैं ट्विटर पर। वो अब स्कीमें आती है और वो कहती है 20-30% तो हम एलोकेट कर रहे हैं ऑलरेडी कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे प्लॉट बनाएंगे। हो तो ये रहा है, होना क्या चाहिए ये बताएं। हाउ टू डी देखिए होना इंसेंटिवाइज रियल एस्टेट होना इन्वेस्टमेंट। ये चाहिए कि दिस थिंग शुड बी टैक्स्ड। ठीक है। जितनी अनप्रोडक्टिव वेंचर हो उतना ज्यादा उस पर टैक्स रेट हो, ताकि लोग जो हैं उससे घबराएं और उस पर काम नहीं करें। जब टैक्स लगना शुरू होगा ना, सब सीधे हो जाएंगे, बहुत सीधा है साहब। ठीक है। जो एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर आपको टैक्स कम करना है। ठीक है। इट इट वर्क्स बोथ वेज। ठीक है। तो देन कैपिटल ऑटोमेटिकली रीएलोकेट होगा। देखिए पीपल आर नॉट स्टूपिड। ठीक है। वो कैपिटल वहीं पे लेके जा रहे हैं जहां दे फील दे हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ रिटर्न। when they see कि after taxation, after adjusting for all expenses whether legal or illegal, जब मेरा रिटर्न एक फॉर्मल बिजनेस में कम है और रियल स्टेट में ज्यादा है, तो दे विल कैपिटल विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स हायर रिटर्न। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। एक छोटी सी एग्जांपल दूं मैं आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हमारी आइडेंटिटी होती है कि जीडीपी जो बनती है उसके 3 या 4 बड़े कंपोनेंट होते हैं। एक इनकम होती है, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक उसमें होता है एक्सपोर्ट, और एक चीज होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हमारा पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो कंसिस्टेंटली कम है, पिछले कोई 15-20 साल से 12-13% होता है। कंट्रीज एट द स्टेज ऑफ पाकिस्तान ग्रोथ उनका 30-35% होता है। द आर्ग्यूमेंट है इसको, लोग सेव ज्यादा करते हैं, सेव करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, वो इन्वेस्टमेंट जो है उससे प्रोडक्शन होती है, एंड जो जीडीपी ग्रोथ, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ हमारा बहुत ज्यादा सेविंग रेट है, बट वी डोंट सेव फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स, वी सेव इन रियल स्टेट, वी सेव इन गोल्ड, वी जस्ट कीप कैश। तो वो जो 13% है उससे आप एक इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी नहीं बना सकते, क्योंकि बाकी इतना मेजर चंक जो है आपका वो तो सिर्फ जमीन में फंसा हुआ है। तो जब वो जमीन में फंसा रहेगा तो जीडीपी से उसमें ग्रोथ कैसी आएगी। वही आप वाली बात है कि आप रेस्टोरेंट बना लो, उससे जो पैसा जनरेट हो उससे आप 3 और रेस्टोरेंट्स खोल लो। पहले आप 15 लोगों को एम्प्लॉय करते थे, अब आप 100 बंदा एम्प्लॉय करोगे, इन 100 लोगों की रोजी होगी, कि जीडीपी मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इसी तरह आप एक जमीन ले लो, उस जमीन को बेच के आप 3 और जमीनें ले लो, नेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड इज क्लोज टू जीरो। 2-3 शायद रियल स्टेट एजेंट की किसी की नौकरी निकल आई होगी, एंड दैट्स इट। सो व्हाट डू वी वांट हायर जीडीपी ग्रोथ एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, और जस्ट वी वांट पेपर गेन्स ऑन आवर प्रॉपर्टी कि हाँ यार ये ठीक है। यहाँ पे अब आप देख लें And what कराची Zamar, में। just to get it, what stops people from doing this? Just the fact कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कमाते हैं और जो बनाते हैं, वो सब आपस में दोस्त हैं और एक elite conglomerate है. Is that the only thing that's stopping the government from doing anything? I think that is the only thing, and no one bothers. Frankly speaking, वही मैंने आपसे बोला कि the continuity का इतना बड़ा इशू है। कोई अगर ऐसा काम रेडिकल स्टेप लेता है, पिछली जब पीएमएलएन की हुकूमत थी पिछली दफा, इससे पहले 3-4 साल, जो भी साल पहले, तो दे ट्राइड डूइंग दिस। रेट्स जो है टैक्स के बढ़ाने की कोशिश करी थी, इस टाइप की चीजें करी थी, बट देयर वाज नो कंटिन्यूटी। The government ended, new government came, that they just went, they doubled down on real estate, and what we have right now I mean is ये consequences of that आपस में decision. लड़ते रहते हैं,
पीपीपी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करके मलिक रियाज को बहरिया टाउन बनवाया, सिंधी विलेजर्स को लिटरली एलिजिडली मारकर। एंड देन जब यूके का फाइन भी आया मलिक रियाज का, पीटीआई गवर्नमेंट ने वापस वो मलिक रियाज को दे दिया। सो जो हम अनटचेबल्स की बात करते हैं, आई थिंक पीपल लाइक मलिक रियाज मे बी आर इवन मोर अनटचेबल देन आवर एस्टैब्लिशमेंट। It is what it is, right? So we have to pick a side here कि जैसे हमने जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, वो स्टार्ट हमने अर्बन स्प्रॉल से करी थी कि जी 2008 में हमारा मौका था कि हम पब्लिक ट्रांजिट में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें। हमने ये नहीं करा, हमने और स्प्रॉल बढ़ा दी, which further increase our oil bill because everyone wants a car now, everyone wants to just drive around because distances इतने बढ़ गए। आज से 15 साल पहले इतने डिस्टेंस नहीं थे। Now the distances are more and people need more cars, people need more fuel. तो हमने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही इस तरह क्रिएट किया है। आप जो उस वक्त डिसीजन लेते हो ना, उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होता, उसके 10 साल बाद अंदाजा होता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर वही लोग आके जो है ना बड़े को भाषण दे रहे होते हैं कि नहीं जी ऐसे करना चाहिए। भाई अंकल बैठ जाओ, क्या हो गया, मतलब छोड़ रहे हैं, बहुत नाम है मेरे दिमाग में। ओके बूमर, ये जो लोग फाइनेंसिंग की बात करते हैं, उस पे भी देयर इज दिस कंटेस्टेशन कि ये ज्यादती है। बैंक्स जो फाइनेंस करके गाड़ियां देते जा रहे हैं लोगों को, आपकी ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रही है, रोड्स पे ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है नहीं जस्ट फॉर बैंक्स टू मीट देयर टारगेट्स और फॉर ऑटो यार इंडस्ट्री देखो टू सेल इसमें जो है ना, आई विल नॉट ब्लेम द बैंक्स और द पीपल है, ठीक है। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज कार हैज बिकम एन एसेट क्लास। ये मैंने ऐसे पूरा एक आर्टिकल भी लिखा था कि आई नो अ पर्सन दैट गाय इज एन इन्वेस्टर। वो मुख्तलिफ चीजों में जो है बड़े प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, छोटे प्रोजेक्ट करते हैं। वी एक्चुअली वेंट एट बॉट कार, उसने बुकिंग करा ली। बोले यार डॉलर गिरेगा, अगर पीकेआर गिरेगा, पीकेआर अगर 20% गिरेगा तो गाड़ी की प्राइस उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। यू हैव क्रिएटेड एन इंसेंटिव स्ट्रक्चर कि वो इट इज एन एसेट क्लास नाउ। अब ये तो लोगों की गलती नहीं है ना, आपने इंसेंटिव ही उसमें ऐसे रखे हुए, स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया कि यार वो जो है लोगों ने उसको बोल दिया कि यार दिस इज अ गुड हेज अगेंस्ट डिप्रिसिएशन ऑफ पीकेआर। और वो ये चीज होगी। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम द बैंक्स है। बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक से बस कैपिटल है, उनको कहीं पे लोन देना है, वो लोन दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं, बैंक्स दे रहे हैं, बट द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज सच के इकोनॉमी को फायदा नहीं हो रहा। द पॉइंट इज कंस्पिटोरियल है ये कहना कि इंडस्ट्रीज और ये जो है इनको फेवर करने के लिए जानबूझ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाई जाती। दिस इज एंटायरली पॉसिबल, ठीक है। आई मीन this is a thing and I agree with you कि अभी मैं एक आज से कोई 3-4 दिन पहले की बात है, मैं पेट्रोल ही भरवा रहा था। जिस दिन पेट्रोल भरा था मैं भरवाने गया था, 180 रुपये भरवाया था, ठीक है। यार क्या करें, मतलब हम कर सकते हैं, बहुत सारे नहीं कर सकते, मतलब इट्स अ थिंग राइट। तो उस वक्त मैं फोन पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडस मोटर कंपनी के जो सीईओ है, आई टेक नेम है, मुझे शर्म नहीं आती मुझे ऐसी बातें करते हुए। तो उन साहब ने ये बोला कि जी हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में चला ही नहीं सकते। गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी ला रही थी। दे जस्ट केम आउट एंड सेड यार हम तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इस मुल्क में चल ही नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती यार, क्या हो गया, दुनिया भर में चल रही है, यहाँ पे क्यों नहीं चल सकती? कि जी आपका जो एनर्जी मिक्स है उसमें तो सिर्फ फॉसिल फ्यूल है। बिल्कुल गलत बात है। हमारे एनर्जी मिक्स में हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, लो कार्बन गैस है। मोर देन 50% ऑफ आवर एनर्जी मिक्स इज एक्चुअली लो कार्बन। Pakistan is the perfect environment to just roll out electric cars, but because that would threaten their business model, बोलेंगे कि जी ये तो काम हो ही नहीं सकता। आप ऐसा करो, वही हमारी करोला ले लो जो कि आज से 5 साल पहले जो दुनिया भर में मॉडल रिलीज हुआ था, हमने रिलीज किया है, ठीक है। अभी भी वो घुमाने वाले हैंडल आते हैं शीशे के, कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, कोई एयरबैग नहीं है। अगेन नो वन केयर्स, देयर आर नो बेस लेवल जिसे कहते हैं ना क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड। एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा, दुनिया भर में आप देखते हो कहीं भी क्रैश होता है गाड़ी का, कुछ होता है तो मोटरवे पे होता है, सब कुछ होता है, देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन, यार क्यों हुआ, वाज इट बिकॉज ऑफ द कार्स फॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे क्रैश होता है ना, वो उसका तो नाम लिखा हुआ था, उसका तो वक्त लिखा हुआ था, मर गया भाई। गाड़ी हो सकता है गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका ब्रेक फेल हो गया, हो सकता है 10 और चीजें हो सकती है। डिड एनीवन टॉक टू द कार मैन्युफैक्चरर कि यार इसमें क्या फॉल्ट हुई थी? डिड एनीवन से कि यार इसमें सेफ्टी फीचर क्यों नहीं थे, उसमें एयरबैग्स क्यों नहीं थे? 2022 में बैठे हुए, एक ऐसी लोकल गाड़ी नहीं है जिसमें एयरबैग हो। कोई इंपोर्टेड आ जाए तो आ जाए, एयरबैग आ जाए। कोई 60 लाख रुपए की गाड़ी, उसमें एक फीचर होता है एयरबैग। खुदा का खौफ करो, क्या हो गया, ठीक है। शीशे यार रोलिंग वो वाले, वो जो हैंडल होते हैं ना, हैंडल से जो शीशे उतरते हैं, दुनिया में मेरा तो खत्म हो गया, यहाँ पे हैंडल अभी भी चल 30 लाख रुपए की गाड़ी हैंडल होगा उसमें। यार वो तो शर्म नहीं आती है लोगों को।
अजीब लोग हैं। तो जो इस मुल्क का गरीब है वो क्यों नहीं चीजें जलाना शुरू कर देता जब वो देखता है कि 65 लाख भाई 60 वो लाख की क्या गाड़ियां करे। जो हैं वो सोल्ड आउट होती हैं, एंड दैट्स सीन एज अ सक्सेस। के देखें इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है, 65 लाख। यही तो ज्यादती है कि जो बंदा रोटी खाता है वो 2 रोटियां नहीं अफोर्ड कर सकता, और 65 लाख की गाड़ियां ओन दें आप, या तो 2-3 लाख, या आप 2 साल वेट करें, इतनी डिमांड है उनकी। देखे ना, आज मैं सुबह किसी से यही बात कर रहा था, ऑन देने में ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी डिलीवर होती है उसकी प्राइस 3 मरतबा बढ़ चुकी होती है। तो बेहतर ये है कि अभी देके फारिग करो, 50 ये है कि 3 साल बाद वो करो। अगेन दिस इज एन एसेट क्लास नाउ, सैडली पाकिस्तान इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ के गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं। दुनिया में कम होती है, डेप्रिशिएट होती है, यहाँ पे कीमत बढ़ती है। और जहां तक वाली बात है, भाई को आग क्यों नहीं लगाते, बेचारा अपने पेट तो पाल ले यार। ठीक है, हमारा जो हुकूमत है इट्स गॉट अ वेरी एलीट कैप्चर ओरिएंटेड माइंडसेट। एवरीवन नोज एवरीवन, एवरीवनस कुछ और बोलने आ रहा था, बोलूंगा नहीं, पब्लिक शो है ये। ठीक है, मतलब एवरीवन इज इन कहूट्स विद वन अनदर। ठीक है, सुबह ये सब एक दूसरे को वो शोर कर रहे होंगे, शाम में सब साथ बैठ के दे जस्ट ड्रिंकिंग एंड स्टफ। ये वही लोग हैं, सब साथ बैठे होते हैं। सो व्हाई बॉदर? आई मीन इफ यू लुक एट इट, यू लाइक यार, यू नो व्हाट, व्हाई आर पीपल सो इडियट्स कि वो इन जैसे लोगों के लिए अपना दिल जला रहे होते हैं। वो बंदा मजे कर रहा होगा, तफरी कर रहा होगा, वो कोई एक बंदा बैठा होगा, उसने अपनी प्रोफाइल पे चेंज करी हुई होगी और अपने सुप्रीम लीडर की तस्वीर लगाई हुई होगी, उसके लिए वो नारा लगा रहा होगा, सुप्रीम लीडर चिलिंग कर रहा होगा। तो भाई आप भी चिलिंग कर लो, क्या हो गया है? उसके लिए अपनी एक्चुअल फैमिली वाले अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहे हैं। मैं सर मार रहा होता हूँ कि यार दीज आर पीपल यू लिव विद, एंड आप किन लोगों के लिए इनसे लड़ रहे हैं। तो देखें, ये मैं तो कहता हूँ मैग्नीशियम की कमी है और कुछ नहीं। आ, आज हम अगर इकोनॉमिक जी, अगर आज हम इकोनॉमिक मिथ्स बस्ट कर ही रहे हैं, ये जो ग्रोथ का एक आइडिया है, वो पीएमएलएन गवर्नमेंट हो, पीटीआई गवर्नमेंट हो, नंबर फजिंग में नहीं जाते चले, जिस तरह भी नंबर्स लाकर वो ग्रोथ दिखा देते हैं। जब वो ग्रोथ दिखाते हैं तो जो भी ऑपोजिशन में होता है वो आर्ग्यू करता है, भाई ये दिस मीन्स नथिंग, 6% growth means nothing. It's just that one figure alone is not an indicator. So what's your idea about growth, the number of growth, and the growth number being an indicator of where the economy stands? देखें, इसमें जो है ना, अगेन वी नीड पॉलिटिकल कंसेंसस, वरना आप कुछ भी कर लो, दूसरा बंदा जो है ना वो नाखुश रहेगा कि यार ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसा होता है। यू नीड पॉलिटिकल कंसेंसस। इफ द ग्रोथ इज 6%, ग्रोथ इज 6%, यू डील विद इट। यस, हाउ दैट 6% वाज अचीव, दैट इज सेपरेट थिंग, बट आप ये नहीं कहते क्योंकि नहीं है ये। ठीक है, आज इन्होंने ये बोला, 3 साल पहले दूसरी पार्टी बोल रही थी कि जो 6% ग्रोथ कर ही नहीं सकते। तो यार लेट्स गेट आउट ऑफ दैट लूप। Yes, the growth was there, but it was largely funded by imports. It was largely funded by an amnesty scheme. It was largely funded by low-cost capital, subsidized capital. That is a problem. Let's fix that. ठीक है, जब आप ये बोलते हो ना कि जी ये तो फेक है, भाई फेक क्या चीज होती है? एक नंबर है, there is a certain methodology to create it. That is also a flawed methodology. It's a different argument altogether. But एक methodology है, उससे सब calculate कर रहे हैं, वो ये नंबर भी हो गया. How do you say it's fake? And more importantly, who are you to say if it's fake? If it's fake, then what's the correct number? ठीक है, so if it's fake, you sit together, create a consensus and work with a better methodology. क्या ये methodology से हम करते हैं in which everyone agrees, everyone will agree on that. But ये हर 3 साल बाद जो है दूसरी पार्टी को एक ब्लेम गेम खेलना कि जी इन्होंने गलत काम करा था, हम सही काम करेंगे, इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बाकी सब बैंक बैलेंस से जरूर बढ़ जाएंगे। बट अगेन लेट्स नॉट गेट इनटू क्यों अपनी पॉलिटिकल तमके चमकाते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वो तो उनका काम है। बट ग्रोथ इतना हमें इट्स हैमर डाउन, व्हाट अ ग्रेट थिंग, व्हाट अ ग्रेट थिंग। देन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कम्स आउट एंड सेज ये तो ज्यादती हो गई है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, इकोनॉमी ओवरहीट हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज दिस ग्रोथ विल देन लीड टू डिजास्टर एक्चुअली। नहीं, एंड दैट इज फाइन, इनफैक्ट दे शुड हैव डन दिस मच अर्लियर। आज से 6 महीने पहले ये चीज कर लेनी चाहिए थी। बेटर लेट देन नेवर। यही है ना, एक ओवरहीट होती है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक ऑल्टो है, सुजुकी ऑल्टो। मैं ठीक है, सुजुकी ऑल्टो ऐसी गाड़ी है जिसमें हर 2-3 साल बाद जो है ना रेडिएटर का मसला आता है, ओवरहीट हो जाती है। नहीं है, खास किस्म की गाड़ी है। तो पाकिस्तान इज सुजुकी ऑल्टो। ठीक है, आप कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हो, मोटर पे गाड़ी चला रहे हो, आप 120 130 पे जो अगर आप उसको ऑल्टो को लेकर जाओगे तो इट विल जस्ट लाइक स्टार्ट शेकिंग। ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट ओवरहीटिंग। दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज राइट नाउ। द मोमेंट यू हिट अ सर्टेन स्पीड,
ठीक है, आप एक मोमेंटम रीच करते हो, द इकोनॉमी स्टार्ट्स ओवरहीटिंग, इट स्टार्ट्स शेकिंग, एंड देन यू हैव टू स्लो डाउन till you pick up pace again. So the way to do it is कि the altos eventually you move to a bigger car, a bigger engine. आप थोड़े पैसे जमा करके आप बड़ी गाड़ी लेते हो, then you can move with 120, 140 की speed. So this is the example for the economy as well. You need to improve infrastructure. You need to improve overall human capital. You need to have export oriented industries. एक base बनाओगे, then एक capacity होगी आप 5.5-6% पे steadily grow कर सको. मैंने एक बात करी थी आपसे मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटी की, उसमें क्या होता है, इनकम होती है, कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं और इम्पोर्ट्स होते हैं. सो जब इम्पोर्ट्स का कंपोनेंट ज्यादा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ता, तो इम्पोर्ट हैज अ ड्रैग ऑन योर इकोनॉमी, क्योंकि आपको इम्पोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो कि आप बाहर से आते हैं, डॉलर चाहिए होते हैं. अगर वो डॉलर रुक जाएंगे आना, तो सडनली है ना इकोनॉमी पे ड्रैग आ जाता है, एंड यू कैन नॉट फाइनेंस योर कंजम्पशन थ्रू दोस इम्पोर्ट्स. इट्स वेरी सिंपल. हाउ टू मैनेज दिस? यू वर्क ऑन क्रिएटिंग एक्सपोर्ट्स. मैं पिछली हुकूमत को, पीटीआई को, आई विल गिव देम क्रेडिट कि एटलीस्ट दे एक्नॉलेज दिस, और उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक बेस की स्टार्टिंग करी, एक शुरुआत करी, एंड लेट्स होप कि ये हमारी मोमेंटम जो है, कम से कम द कन्वर्सेशन नाउ इज के यार देयर नीड्स टू बी मोर एक्सपोर्ट प्रमोशन रादर देन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, दो होते हैं बड़ा, एक जो है ना हुकूमत में, अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें, बात करें तो बड़ी बात होती है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट करें, नहीं, ये गलत अप्रोच. ठीक है, अर्जेंटीना has done this like 90 times in the last 100 years, has failed every single time. Why? वो इसलिए because your local market is not big enough. The same is the case for cars. जो आपकी लोकल मार्केट है, गाड़ियां आप इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि दे आर एक्सक्लूसिवली केटरिंग टू योर लोकल मार्केट. अगर आप उनको बोलो कि यार ये गाड़ी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो, एक गाड़ी नहीं बेच सकते. In a competitive market, they cannot sell a single car at this price. So why should the local consumer suffer? उसका welfare loss क्यों? This is the concept कि why we need to focus on exports rather than imports. इसमें एक elephant in the room ये नहीं है कि इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, again let's not get into that, क्यों है, क्या है, कौन करवाता है, but वो India's market not being available to our local industry, doesn't that really hamper? because अगर वो market available होती तो लोग बनाते और चीजें भेजते और ज्यादा आसान होता भेजना भी. नहीं देखें, I agree with you. I mean, I agree with you. It would benefit everyone. मतलब मैं आप मैप पे कभी देखो तो it's shorter, the distance from Karachi to let's say Goa or Bombay is shorter than the distance from Karachi to let's say Multan. ठीक है, so just kind of imagine the possibility. I mean the kind of refineries they have, आप उन्हीं से तेल ले सकते थे, आपको और कोई टेंशन में करने की जरूरत ही नहीं थी. India has a wheat surplus right now. There would never be a wheat problem. There are sometimes आपके पास surplus कोई चीज होती है, उनके पास नहीं होता. We have a surplus of coal in our region right now, जो कि आप इंडिया को बिल्कुल बराबर में राजस्थान को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. लिटरली पत्थर फेंकोगे वो राजस्थान में जाएगा रहेगा. तो अगेन मल्टीपल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, बट यू नो क्या कह सकते हैं इसमें, मैं और अब हमारी सोच से बालाता रहा ये चीज. ग्रोथ इंडिकेटर पे तो हमने काफी डिस्कस कर लिया. अगर किसी को जज करना है कि यार ये इकोनॉमी अच्छी है या नहीं है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यार ये इंडिकेटर्स देखो rather than just looking at the growth number? ग्रोथ इज फाइन. देखें, ग्रोथ इज अ गुड नंबर टू वर्क विद. ठीक है, वो लोग बोलते हैं ग्रोथ अच्छा नंबर नहीं देंगे, ग्रोथ अच्छी नहीं होती. इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है, ग्रोथ इज अ गुड नंबर. इट इज नॉट द बेस्ट. ठीक है, इट इज नॉट परफेक्ट, बट इट इज अ गुड प्रॉक्सी. से वही लोग बोलते हैं यार ग्रोथ अच्छी नहीं है, इसको पूरा नहीं होता, खुशियां नहीं आती. भाई पागल हो गए, खुशियां मेजर करनी है लोगों की, यार क्या हो गया, बेकार बातें करना. वी आर द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. नो, you're dumb if you're looking at the happy index index. not matter? Like what are you stupid? Huh? Does the It does matter. देखो शहजाद, it does matter and it's very closely linked with your growth numbers. ठीक है, जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे, जब तक पेट नहीं भरा हुआ होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं इंडेक्स नहीं होगी. सो दे आर क्लोजली लिंक्ड. यस, यू कैन नॉट totally disregard the other, but they are co-dependent on each other. You need to educate your population so that it becomes a productive resource for your economy, and then just adds to your economy. But if it's just growth for the elite and it comes at the expense of slave labor, तो नंबर तो बहुत अच्छा लगेगा, बट लोगों की जिंदगी, यहाँ मैन ऑन द स्ट्रीट की जिंदगी तो बेहतर नहीं होगी ना उससे. Yeah, so that is correct. उससे नहीं होगी. So this is why growth needs to be more inclusive. हमें ये करना चाहिए कि whether our growth is inclusive or not. ठीक है, right now it's not, or maybe it is.
ठीक है, हम बात करते हैं, वी टॉक इन अ वेरी अर्बन मिडिल क्लास व्यू ऑफ थिंग्स, ठीक है। पिछले साल जो है क्रॉप प्राइसेस हैव शॉट थ्रू द रूफ, ठीक है, राइस, व्हीट, एवरीथिंग। रूरल पॉपुलेशन मेड अ लॉट ऑफ मनी, मगर क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलते, वो जो है नॉट ऑन द इंटरनेट एंड एवरीथिंग, ज्यादा उनकी नॉइज नहीं है, सो यू डोंट हियर इट, बट दे मेड मनी। So our narrative, जो हमारे मुल्क का narrative, that's largely very English speaking urban middle class, urban elite भी क्यों नहीं क्यों बोलूंगा, ऐसे सुनते हैं जो हमारे गरीब उसको? हैं आप सो जाए ना, क्यों सुनते हैं क्या? आप उन लोगों को क्यों सुनते हैं आप? सो जाए। मैं तो नहीं सुनता यार, मेरा तो जिंदगी का काम तफरी करना है, आगे पीछे आप शुगल करते रहे। पॉइंट बीइंग यू शुड नॉट, देयर इज हमारे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि देयर इज नॉइज एंड देन देयर इज सिग्नल, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिग्नल, and it's not easy to identify the signal. And the further you are up the value chain, yeah, in policy, it is a signal that you need to focus on. Sadly speaking, a lot of senior people actually just like take noise very seriously. And I'm like, यार ये क्या हो गया, अच्छा खासा सीनियर बंदा है, किस किस्म की बातें कर रहे आई थिंक जो लोग हमारे बेचारे न्यूज़ देखते हैं वो तो लार्जली नॉइजी कंज्यूम करते हैं। टू द अनइनिशिएटेड मैं लोगों के क्वेश्चंस लेना शुरू कर देता हूँ बिकॉज बहुत सारे थे। टू द अनइनिशिएटेड, व्हाई इज डारोनॉमिक्स कंसिडर्ड सो बैड? because the premise of that is a fixed exchange rate. You cannot fix an exchange rate. Why? Because exchange rate जो होती है ना, डॉलर की जो कीमत होती है, ठीक है, वो डिमांड और सप्लाई, हर चीज की कीमत डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होती है। अगर आपकी बहुत सारी किसी चीज की डिमांड होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो जो है लोग उसको कंज्यूम करना कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। दारोनॉमिक्स ये कहती है कि द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड, विच मीन्स कि उसकी कीमत बढ़ने नहीं देते। जब किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, उस चीज की शॉर्टेज होगी। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज व्हाई इट्स बैड, और इवेंचुअली जब शॉर्टेज होगी तो यू विल एंड अप इन अ क्राइसिस। सो श्योर डारोनॉमिक्स वाज टेरिबल, लेकिन जो हमने डॉलर का राइज देखा है इन द पास्ट 3 years, आई थिंक क्या 80% राइज हो चुका है इन द पास्ट कपल ऑफ years. ऐसे ही है, That's also had a disastrous result. it has had a disaster result, and that's why your structure of economy needs to be such कि आप डॉलर और कमाओ। किसी ने नहीं रोका आपको कमाने से डॉलर, किसी ने मना करा कि यार आप डॉलर क्यों कमा रहे हो, भाई कमाओ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाओ, स्टार्ट डूइंग आईटी एक्सपोर्ट्स, डॉलर आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप ऐश करो। Can the Again, no one's going to hand it out to you, you have to earn your own dollar, you have to eat what you kill। यहाँ पे तो वो कहते हैं कि जी दे दे हमें, क्यों दे दे यार। Can the circular debt issue ever be tackled effectively, or should we expect governments to just pass the buck? No, they will just pass the buck. It cannot be tackled। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें यही था कि जी 2008 में जब पता नहीं कितने लोग यहाँ पे याद हो, भी शायद बुढ़े हो गए, याद है चीजें, कि पेट्रोल की कीमत जो है 60 रुपए फिक्स थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। 60 या उससे भी कम भी फिक्स थी, तो पता नहीं कोई 4-5 साल तक फिक्स करी थी। जब वो बढ़ के प्राइस 60 से 90 रुपए हुई, 80 रुपए, ये ऐसे कुछ हुआ है, तब जाके वो सर्कुलर डेट की क्राइसिस एक शुरू हुई, और वो अब तक चल रही है। If the will is there, it can be resolved। अगर political will और political consensus नहीं है, it cannot be resolved। Is the hot and spicy in Islamabad still as good as he initially claimed it to be? यार मैंने आज से कोई महीना पहले खाया था, it was, considering यहाँ का ऐसा खाना है, मतलब उसमें काफी अच्छी चीज है। बहुत ही बेहूदा इस्लामाबादियों, अगर तुम लोगों को एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, उसकी कदर करो खुदा के वास्ते। हाँ। What are the forms that elite subsidy takes? लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बहुत सारे बड़े वो होते हैं, दे जस्ट गेट लोन एट अ वेरी चीप रेट। मुझे और आपको 4% पे लोन देते हो, बोले शायद जो करना है करो, बोले यार 100 बिस्मिल्लाह, 4% पे लोन दूंगा, आप, मैं क्या नहीं कर सकता, मुझे दे दो, मैं 4% बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वन। कंसेशनल फ्यूल, कंसेशनल गैस, अगेन दैट्स अनदर। वो कहते हैं कि जी इससे एक्सपोर्ट बढ़ती है, मगर नो वन एक्चुअली मॉनिटर्स इट कि भाई कितनी एक्सपोर्ट बढ़ा ली तुमने। साउथ कोरिया, ये बहुत सारे एशियन कंट्रीज जिनको बोलते हैं मिरेकल्स बोलते हैं, दे वर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड ऑल ऑफ देयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वर केयरफुली मॉनिटर्ड, कि आप जो किसी को कंसेशन दे रहे हो तो उससे एक्सपोर्ट्स में या इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कुछ ट्रांसलेशन हो भी रही है, नहीं हो रही। यहाँ पे आप तो परपेचुअली एक कंसेशन मिल जाता है, वो चलता रहता है, नहीं अगर कंसेशन लेने की बात करते हो, बार में एक ऐड आ जाता है, फिर वो आगे चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज वन मेजर फॉर्म। The other form is just political capital।
or I would say reputational capital, that is also let's say non-financial elite subsidy that people have. Just having the right connection, just knowing the right people, just having the right numbers on your phone can make or break your business. It's as simple as that. Yep. कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जो टावर था वो नहीं गिरा. बहरिया टाउन लोग बड़ा उसको मलिक रियाज को क्रेडिट देते हैं कि यार देखो कितनी चीजें बना देता है. भाई वो बना सकता है, आपके पास अगर कैपिटल भी हो आप बहरिया टाउन नहीं बना सकते. व्हाट इज आवर ठीक है बेस्ट ना? बेट? जी जी जी, कंटिन्यू. What is our best bet to increase revenue generation? Any low hanging fruits? Yeah, low hanging fruit, again you start with real estate. ठीक है, that is a low hanging fruit. You just open Instagram, you cross reference it with the FBR tax directory. 100 बंदा जो है मिल जाएगा आपको. ठीक है, एक रात नहीं मिल जाएगा. ऐसे बैठे बैठे ना लोग देखते रहते हैं ना, फोन देके टक टक टक. किसी एक बच्चे को लगा दो, उससे बोलो कि इन सबको जो है ना देखो कौन क्या कर रहा है और देखो उसने कितना टैक्स दिया हुआ है, टैक्स दिया भी है या नहीं दिया. या आप दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल हैंगिंग फ्रूट एवर. आपकी तफरी की तफरी हो जाएगी, पैसे के पैसे बन जाएंगे. इससे भी हमारा मैं आसान तरीका बता देता हूँ. जो बच्चे हैं ना इन लोगों के, उनके टिकटॉक्स देखो. अभी रिसेंटली एक आदमी अपने सारी गाड़ी और गैराजेस दिखा रहा है, पे पता चला कि उनके अब्बा एक मिड रेंजिंग हमारे सबसे सेक्रेट इदारे में ऑफिसर हैं. फिर लोगों ने उनका तो गैराज वो देखा देखे ना, टिकटॉक पे. वो होता है. अच्छा, बड़े कोई ना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं जी हमने इस पे ड्यूटी दी, अल्लाह माफ करे, सो काइंड ऑफ यू, आपने इस पे ड्यूटी दी थी भाई, उसके पैसे कहाँ से आए? ठीक है, वो ड्यूटी देने के भी पैसे कहाँ से आए, उस पे टैक्स दिया है या नहीं दिया. ठीक है, तो बट ये सारी चीज है. जस्ट टैक्सिंग people for their lifestyles, for the assets they hold, for their undeclared income is the lowest possible hanging fruit. और ये कोई बहुत कोई अनोखी चीज नहीं है. The data is out there. क्या मैं बताऊं, it's so easy. All of this data is available in public, open source. You can go to smart people who understand how to work with data. वो आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं यार किसकी क्या एसेट वैल्यू है, क्या उसका लाइफस्टाइल है और कितना उसने टैक्स दिया हुआ है. दैट्स इट. दिस इज अ 2-day एक्सरसाइज. यू डोंट नीड लाइक अ ब्लडी ऑर्गेनाइजेशन टू डू दिस. ये काम चले हम कहते हैं पॉलिटिकल विल नहीं होता, बट इवन एज एन इंसेंटिव एमनेस्टी स्कीम इसका कितना बड़ा रोड ब्लॉक है. क्योंकि फरागो की भी जो हस्बैंड है उनको ग्रिल किया शाहजेब खानजादा ने सारे एसेट्स में. उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, फिर उन्होंने बोला भाई गवर्नमेंट की ऑफिशियल एमनेस्टी स्कीम थी, हमने वो ली 2 साल, हमने वो एमनेस्टी स्कीम ली, ऑफिशियली ली, तो ये तो लीगल काम है. सो जब गवर्नमेंट ऑफिशियली लीगली एमनेस्टी स्कीम देगा और आपके दिमाग में होगा कि ठीक है अगली गवर्नमेंट भी देगी तो कमा लो, बाद में एमनेस्टी में मैं साफ करवा लूंगा. दिस इज एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में जो है, जब थियोरेटिकल उसकी बात करते हैं तो वन थिंग इज के एक्सपेक्टेशंस की बात होती है. व्हेन यू गिव एन एमनेस्टी वंस, यू आर सेटिंग एन एक्सपेक्टेशन, यू आर गोइंग टू गिव इट अगेन. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोली कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक रेस्टोरेंट खोल ले, बहरिया टाउन की फाइल ले लो. ठीक है, 5 साल गुजर गए, आपने बहरिया टाउन की फाइल ली थी, 1 करोड़ रुपए डाले थे, आज बोले अच्छे 4 करोड़ रुपए हो गए, आगे पीछे करते करते. फाइल करोड़ रुपए की है? मतलब अच्छा ऐसे ही कह ओके. रहा हूँ, 1 करोड़ डाले, 3-4 फाइल लेंगे लाइक व्हाटएवर. ठीक है, 4 करोड़ रुपए अभी वो हो गया. I'm just throwing hypothetical numbers right now. ठीक है, अब आप ये करो कि आप बोलोगे मुझे वाइट करना है, वाइट करना है पैसे. ठीक है, वाइट तो कैसे करूंगा ये वाइट? एक एमनेस्टी स्कीम आएगी, उसमें आप 4 करोड़ रुपए दोगे, 2% उस पर टैक्स दोगे, 8 लाख रुपए उस पर टैक्स बनेगा, हाथ झाड़ के अब आगे बढ़ जाओगे. यू गॉट 4 करोड़ रुपीज कंप्लीटली लीगल, वाइट, क्लीन एज एनीथिंग. मीनवाइल आपने जो रेस्टोरेंट में डाला था वो पता नहीं कितना टैक्स उस पर दे चुके हो, टैक्स ड्रैग फलाना डिमागा, ये बाजी जो है वो एक मेंटल मरीज बन चुके हो. आपने बंद करके आपने बोला कनाडा चला हूँ. So this is it. When you create an incentive structure where tax amnesty is an expectation, then you cannot collect taxes from people. It's very simple. Does debt finance infrastructure development, roads, bridges make sense in our country, or we have more urgent development needs? देखें, दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनता ही डेट के साथ है. ये भी जो है ना हमारा एक बहुत ही मेंटल कॉन्सेप्ट है कि जी डेट बुरी चीज है. हमारे लोग समझते हैं कि हाउस बिल्डिंग का लोन है को हो, घर को मकरूज हो गए. भाई आप इक्विटी से अपने कैश से नहीं बना सकते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दुनिया में होते हैं 80% डेट होता है या 90% डेट होता है, उसमें सिर्फ 10% इक्विटी होती है, 10% कैश होता है. यू नीड डेट, yes, whether it should be motorway or something else, that is a different story. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक पॉलिसी डिसीजन था मोटरवे के बजाय हम वही पैसा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में लगा देते. ठीक है,
जो हमारा फ्रेट का जो डीजल कंजम्पशन है, दैट वुड बीन अ क्वार्टर ऑफ व्हाट वी हैव राइट नाउ, बिकॉज आपकी फ्रेट ट्रेन के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, एक डीजल इंजन आप ट्रेन का चला लो और उस पर आप 100 बोगियां लगा दो या आप 100 ट्रक चला लो, द इकोनॉमिक्स आर वेरी क्लियर। बट वो क्यों नहीं हो पाया, दैट इज अनदर डिबेट एंड बियॉन्ड आवर पे ग्रेड। दावर पूछ रहे हैं कब होगी रोटी सस्ती और महंगी होगी जान? रोटी जो है वो सस्ती उस वक्त होगी when there is a competitive market for wheat, when there are no support prices। देखिए रोटी जो महंगी होती है ना, क्यों महंगी होती है रोटी? इसलिए महंगी होती है कि हुकूमत एक प्राइस फिक्स करती है, सपोर्ट प्राइस, यानी कि प्राइस फ्लोर लगा देती है। जब प्राइस फ्लोर लगाती है तो हुकूमत ये कहती है कि इससे कम रोटी सस्ती नहीं हो सकती। तो स्टेट इज मैंडेटिंग इससे कम पे आटा नहीं बिकना चाहिए, तो स्टेट खुद नहीं चाहती कि रोटी सस्ती हो। ठीक है, उनका आर्गुमेंट ये है कि जी इससे जो है वी इंश्योर कि हमारे फूड सिक्योरिटी रहेगा, थोड़ा सा आटे की कीमत ज्यादा मिल जाएगी तो फार्मर वही लगाएगा। बट उससे क्या होता है, उससे इनएफिशिएंसी भी होती है। तो आपको रोटी सस्ती करनी है तो यू नीड टू क्रिएट अ कंपेटिटिव मार्केट फॉर व्हीट, यू नीड टू इंश्योर यू मैक्सिमाइज yield for every acre। हमारी जो yields हैं, they are horrible, they are one of the lowest in the world। सिर्फ आई थिंक एक मेज है या 2-3 क्रॉप हैं जिनमें वी आर बेस्ट इन क्लास, वरना एवरीथिंग एल्स हमारी जो yields हैं दे आर insanely low। आप इंडिया से कंपेयर कर लें, आप चाइना से कंपेयर कर लें, इंडोनेशिया, देयर लाइक मेनी कंट्रीज आउट देयर, हमारे yields लो हैं, क्यों है ऐसी? अब वो बहुत बड़े लोग आते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं। भाई आप एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं कि आपके बाप दादा परदादा उनके भी दादा उन सबकी जमीनें हैं। यू डोंट पे एनी रेंट ऑन दैट लैंड। जब once you start paying rent on it, once you understand how cost of capital work, उसकी value क्या है उस capital की, then you max out the yield on that। When you have so much generational capital, and that is the case here, why will you bother with increasing yield? Increase yield करके कौन सा कोई तीर मार ले? So that is basically the incentive structure is so flawed कि रोटी सस्ती कभी नहीं हो सकती चाहे जितनी भी कोशिश करो। In PTI era, compared to PMLN, EODB rankings was 108, PMLN era was 147, GDP was 6.1, tax collection was increased by 17%, exports risen by 25%. मैं ये fact check नहीं कर रहा कोई भी. Textile and cement growth was record breaking. Inflation is global phenomena. Yet some intellectuals bash IK on economy. Why? यार ये जो है ना, ये एक चेरी पिक जो एक पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, अभी चेरीज खाएंगे, देयर लाइक एक्सीलेंट चेरीज आउट देयर राइट नाउ। ठीक है, बट यू नो दीज आर ऑल द चेरी पिक पॉइंट्स के आपने 4 को उठा लिया, ये अच्छा हो भाई। देखो बैश करने की बात नहीं होती, कोई हमारा सगा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या बैश करना है यार, एक ये है इफ समवन हैज एन आर्गुमेंट, इफ समवन क्रिटिसाइज समवन, देन सो बी इट। दिल पे लेने की बात है। आई मीन when I say यार ये इसलिए ये कि हाँ ठीक है, you know, if someone does 4 things wrong, they can also do 6 things right, and that is fine, that is how humans work। ये जो जैसे शुरू में हमने बिल्कुल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं कि नहीं जी ये इस बंदे ने तो सारे काम 100% सही करेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं है पॉसिबल। इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना, हेल यस इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना, लेट्स ब्रेक इट डाउन। उजैर हमेशा ये चार्ट शेयर करता है, फूड इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान पिछले कोई 18 महीने से इट्स बीन हायर देन ऑलमोस्ट डबल द रेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली? उनको, वो भी तो दुनिया में रहते हैं ना, या वो किसी और मखलूक में रहते हैं, या मार्स में रहते हैं, या जुपिटर में रहते हैं, उनको वो चीज ग्लोबल इन्फ्लेशन नहीं करती। यस ग्लोबल इन्फ्लेशन इज देयर, बट व्हाई इज इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान हायर देन अदर कंट्रीज इन द सेम रीजन? जवाब दे दे कोई इसका। So, and you have the answer. So yes, it's a global phenomenon, but let's look at things in objective manner. Let's not start people worshipping. Let's not, जैसे कहते हैं ना, make people supreme leaders. There is only one supreme leader in the world. ठीक है, and that's Kim Jong Il। ठीक है, बस that's it. We need to just stop it right there। उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत ज्यादा पीटीआई के इकोनॉमी में क्वेश्चन थे, आपने बोल दिया 4 चीजें अच्छी की 4 बुरी की। इफ आई टू आस्क यू, क्या 4 चीजें अच्छी की, क्या 4 चीजें बुरी की? या देखें, एक्सपोर्ट बेस पे जो इन्होंने काम करा दैट इज अप्रिशिएबल। ठीक है, जो ये बॉन्ड्स पे इन्होंने काम करा, जो आईडीए बना है, दैट इज बेसिकली एक्सपैट बॉन्ड्स जिनको बोलते हैं, दैट इज रियली गुड। उस पे पब्लिक पीछे पड़ जाती है। आपने इसको बुरा बोला था भाई, एक दफा बोल दिया था, क्या हो गया, मतलब क्या करूं, मारूं अपने आप को, क्या करूं, पीछे पड़ जाते हैं। अजीब हो गई, उसपे काफी बुरा हुआ था वैसे। अरे यार पीछे पड़ो भाई, क्या हो गया यार, लोग पता नहीं क्या क्या रोशन डिजिटल अकाउंट्स में कोई पैसे नहीं। मैंने बोला, आई वाज लाइक यार, यू नो, इट वोंट टेक ऑफ, बट आई एम हैप्पी इट टुक ऑफ, बट माय
गॉड, इफ आई एवर से समथिंग, बहुत बुरा हुआ था। कोई एक रैंडम बंदा आ जाएगा, ठीक है, अपने एक तो खट्टू होगा वो, ठीक है, अपने नाम से कभी नहीं आएगा भाई, तो इतना तो हीरो है तो अपने नाम से आना यार, क्या हो गया, ठीक है, तस्वीर भी कैसे अब्बू की लगाई हुई होगी, किसी की या किसी मतलब जानवर की तस्वीर होगी, इस टाइप का कुछ होगा, बोलेगा तुमने तो ये बोला था, हाँ भाई मैंने बोला था, अब क्या करूं, एटलीस्ट आई एम फकिंग एक्सेप्टिंग व्हाट आई सेड यार, अनलाइक यू कावर्ड्स, ठीक है, मतलब जो अपने नाम से भी नहीं आ सकते, एक हीरो आया बोलते हैं कि जी हम नाम से इसलिए नहीं आ सकता, मैं पकड़ लेंगे, भाई क्या करेंगे पकड़ के, हो कौन तुम यार, शक्ल तो देख लो आपके अपनी, फिर अंदर पकड़ेंगे। का नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाहर आ गया। 4 गुड थिंग्स 4 बैड थिंग्स, दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग। ठीक है, फोर का तो पता नहीं यार, सो एक्सपोर्ट, आरडीएस, आई थिंक ग्रेट जॉब डन, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस देखो पहले भी आती थी बट इनफॉर्मल चैनल से आती थी, दे स्टार्टेड कमिंग थ्रू फॉर्मल चैनल, सुपर जॉब डन, ठीक है। बैड थिंग्स में अब आ जाते हैं, तीन ही गुड थिंग्स मुझे अभी आ रही हैं, और आई थिंक नया चौथी पाकिस्तान का हाउसिंग स्कीम में भी कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। वो आई स्पोक टू द बैंक्स यार, द अमाउंट ऑफ, सो दे हैवंट, जो उनका वादा था कि हम लोअर क्लास हाउसिंग करेंगे वो उन्होंने नहीं किया, बट लेट्स से अगर बैंक्स, यहाँ कट ऑफ था मिडिल क्लास के लिए, ये कट ऑफ इन्होंने थोड़ा नीचे कर दिया कि ठीक है, अपर देखो लोअर मिडिल शहजाद, क्लास भी उसमें आ जाए, शहजाद, स्लाइटली बेटर देन इट वाज। दैट इज जैसे कहते हैं ना लॉलीपॉप देना, आई एम बस अप्रिशिएटिंग व्हाट इज गुड। बस नहीं नहीं, दैट इज फाइन, आई एग्री विद यू, मैं खुद कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यार वो ले लो, आई एम जस्ट टू लेजी टू डू इट, दैट्स इट, ठीक है, एंड आई वुड एक्चुअली रेकमेंड एवरीवन टू डू दिस, मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा कि यार वो लें, सस्ता लोन मिल रहा है, लें, अपने लिए घर बनाए, अपने घर वालों के लिए घर बनाए, मुल्क के लिए कौम के लिए बनाए, ठीक है, दैट इज फाइन, आई एग्री विद दैट। बैड थिंग्स यार, बैड थिंग्स, एमनेस्टीज हॉरिबल, ठीक है, अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी इम्प्रूव्ड, अ लॉट ऑफ जिससे कहते हैं ना रेगुलेटरी बॉडीज या गवर्नेंस कुड हैव बीन डन, a lot of good stuff can be done, a lot of good could have been done in agriculture, ठीक है, नथिंग हैपन, ठीक है, जो हमारा फोकस रहा वो ज्यादातर रियल स्टेट पर ही रहा, रियल स्टेट एमनेस्टीज पर रहा, उससे जो एक स्पिल ओवर इफेक्ट शुरू हुआ, और उसका हम अभी देख रहे हैं, कहते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, भाई रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट होगी आज से कोई 2-2.5 साल पहले हमने यही बात करी थी कि जी आप, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है सरिया, ठीक है, वो पूरा आप इंपोर्ट करते हो, उसका इंपोर्ट कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, सो व्हाई डू यू वांट टू डबल डाउन ऑन दैट, ठीक है, आप कोविड था फलाना था, एंड गुड थिंग अबाउट द कोविड रिस्पांस वाज टॉप क्लास, ठीक है, एनसीओसी डिड अ ग्रेट जॉब। and you got to appreciate it, super job done, and one more thing, जो लोग लेकर आए, some people in the team were phenomenal, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स लेकर आए थे, no, excellent people out there, all the respect होते हैं, ठीक है, बाकी तो ऐसे रैंडम कंटेनर वाला क्राउड था, ठीक है, फारिग लोग थे वो तो, आई मगर थिंक the professionals that came, they were top class, and I hope this continues in future as well. जो स्पेशल असिस्टेंट हेल्थ पे थे, मैं भूल गया उनका, डॉक्टर फैसल बारी फैसल साहब जो थे, फैसल होता not just Dr. Faisal Bari, the other one as well, they were both very good. So bad thing सिर्फ रियल एस्टेट है, so अच्छा हो गया ना, 3 गुड थिंग्स हैं, एक बैड थिंग है। हाँ सही, अब मैं बोलूंगा नहीं जी ये भी खराब था वो भी खराब, भाई नहीं यार, अच्छी चीजें भी होती हैं बुरी चीजें होती हैं, लेट्स जस्ट ट्राई के द गुड थिंग्स आउट विद द बैड थिंग्स, और जो बाकी बुरी चीजें हैं उनको आप ऐसी प्रिस्क्रिप्शन करो, ऐसी बात करो कि वो इवेंचुअली इंप्रूव हो जाए, ठीक है, मतलब दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, वी लिटरली ऑल लिव इन द सेम कंट्री, मे बी सम पीपल डोंट बट दे स्टिल टॉक अबाउट इट हियर, मतलब अजी अजी, यार मुझे तो ये समझ नहीं, तो भाई तो बाहर बैठ के पागल हो, बाहर जाके बैठो यार, लाइक लुक एट द सन आउटसाइड, मौसम भी अच्छा होगा, सब कुछ होगा, लाइक व्हाई आर यू बॉदर्ड, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। This is the only thing that has helped me deal with Twitter trolls, realizing कि इनकी कितनी सैड जिंदगी है, यार कितना मैं बुरा होता कहता होगा हूँ इनकी जिंदगी में, कि ये लोग भाई ट्विटर किसी, पे आके जान ना पहचान रैंडम अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स बनाकर लोगों को गालियां देते हैं। सो ऑल आई डू इज आई विश देम लव यार, कुछ जाओ खुश हो। यार आप बाहर जाओ, किसी बार बार में जाके बैठ जाओ, मतलब दारू नहीं भी पीनी तो जूस पी लो, पानी पी लो, किसी पार्क में चले जाओ, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डेवलप्ड ममालिक का, मगर नहीं हम तो बैठेंगे पाकिस्तान में जो रहा है उसमें उंगली तकलीफ होगी हमें, मतलब कम ऑन, लाइक डोंट, गेट अ ग्लास। मुझे लगता है आप अगर इकोनॉमिस्ट नहीं होते तो आप जुनैद अकरम होते, जो आपका खल्ली वल्ली है ना हर चीज के यार बारे में। पता नहीं, नहीं जुनैद भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, छोड़ो। Don't we all need to, I see the inspiration, don't we all need to step out the IMF template to turn around park economy? देखो आईएमएफ गलत बात कोई नहीं करता, आईएमएफ वो बात करता है आज से 50 साल पहले की भी ना, डॉन में एक आता है सेक्शन होता है 50 years ago,
पिछले हफ्ते 50 करोड़ का था कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम मिल गया। स्वेट टू गॉड उसमें वही चीजें भी जो अभी हम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, टैक्सेस लगाए हैं, फिस्कल प्रूडेंस लेकर आए हैं। IMF कहता है भाई ये चीजें कर लो, अगर आप नहीं करते हो दैट इज योर फॉल्ट, नॉट द IMF फॉल्ट। IMF से टेम्पलेट से बाहर निकल क्या करें, मतलब कोई अनोखी चीज करना, कुछ भी नहीं करनी। इट्स वेरी वेरी प्रिस्क्रिप्टिव थिंग यार। आपने टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, टू move towards a middle income economy, you have to do this. If you cannot do this, you will be stuck in lower middle income या lower income। पिछले 15 साल से आपने जो भी कर रहे हैं that has clearly not been successful। एक दफा वो भी कर लो जो IMF का, शायद कुछ हो जाए। मेरा काफी एक फड्डा हो गया एक दोस्त के साथ, वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, और उनका टेक ये था कि आई विश IMF रिजेक्ट्स पाकिस्तान ताकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, ताकि इन लोगों को लेसन मिले। एंड आई वाज लाइक, यू नो, इट्स वेरी इजी टू सिट इन द यूएस एंड से समथिंग लाइक दिस, बेकार बात है, बट बेकार, बिल्कुल व्हाट थर्ड दिस क्लास विल बात है। हर्ट इज द मासेस। Exactly, this will hurt the masses. There is a human cost involved in all of this. ठीक है, if you cannot appreciate the human cost, then maybe you have a problem there। ठीक है, अगर आप ह्यूमन कॉस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते या एम्पथाइज नहीं कर सकते कि जो डिफॉल्ट कर, भाई क्यों डिफॉल्ट करते हैं, दफा तो यहाँ से डिफॉल्ट करते, ऐसे क्यों डिफॉल्ट करते हैं। ठीक है कि जो डिफॉल्ट करते हो भाई तू है कौन, ना तेरी शक्ल है ना तेरी कोई तस्वीर है, डिफॉल्ट करते भाग जाओ यार यहाँ से। जिंदगी में कोई बैंक लोन नहीं देगा, तुम कह रहे हो कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट करते हैं। नया पाकिस्तान मिल जाएगा आपको, वो प्लीज ट्राई करें। इन लोगों को कोई क्रेडिट कार्ड ना दे, ठीक है। What should Pakistan's long-term economic policies be? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी ग्रोथ, ट्रेन योर ह्यूमन कैपिटल इन टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप कोई लेट्स से यू वांट $1 billion इन एक्सपोर्ट्स, व्हाट डू। अगर आप नॉर्मल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की तरफ जाते हो, ठीक है, आपको $300-400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब $1 बिलियन मिले कि एक्सपोर्ट होगी। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट में जस्ट नीड टू ट्रेन योर ह्यूमन रिसोर्स, और लोग अपने आप काम करें। जस्ट नीड टू कीप ट्रेनिंग देम। आप इतने लोग हैं, इतनी नफरी है, उनको बैठाओ, काम पे लगाओ, पढ़ाई कराओ, करो। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। $300 मिलियन से आप जो है लोगों को पढ़ाने पे लगा दो, तो $15 अरब की एक्सपोर्ट कर देंगे IT, बिकॉज दैट इज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट द growth part needs to be like, and this is what growth will be, and more importantly growth needs to be people centered rather than जैसे कहते हैं ना institution centered या a selective group centered। ठीक है, what is growth, लोगों के पेट में खाना दे। पाकिस्तान has very high stunting rate। ठीक है, मॉल नरिशमेंट, दिस ट्रेमेंडस मॉल नरिशमेंट इन पाकिस्तान, लोगों को प्रॉपर खाने को मिलता है। कैलोरीज जो है दे नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज, दे नॉट गेटिंग इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पेट भर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ग्रोथ का क्या करना है। इसको, इसकी जो फ्रेजिंग है अगले सवाल की, मैं थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता हूँ, पन इंटेंडेड। हमारे बजट में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो वाकई कितना बड़ा एस्पेक्ट है हमारी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने के लिए? देखें इसमें जो है ना, आई यूज्ड टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इन दिस। ठीक है, इसमें जो है, बट हमारे एक दोस्त हैं, ये एक्सप्लेन इट टू मी एंड इट मेड सेंस। The budget of the military in Pakistan is lower than the budget of the New York Police Department. You're a nuclear powered country. You need a strong military. You are at a very critical point on the global map. So you need a strong military. You've got like जैसे कहते हैं ना border skirmishes all the time. You need a strong military. ये जितनी अभी है, I would say it needs to be 10 times stronger than this. This needs no budget, more budget. This is not an expense issue. दिस इज अ रेवेन्यू इशू। आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो। एक देखो, एक यूनिट को एक उसकी फिक्स कॉस्ट तो होती है ना कि उसको आपने मैनेज करना है, एक स्केल को मैनेज करना है। यू नीड टू इंक्रीज योर रेवेन्यू मोर। आप रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर पाए, दैट डजंट मीन कि वो अब यूनिट क्या करे। वो लोग कहते हैं जी बजट कम कर दो, भाई क्या करें, क्या तनख्वाहें नहीं दें, मतलब क्या करें। मेजर जो उसमें एक्सपेंस तनख्वाह, क्या करें, तनख्वाहें नहीं दें, और क्या करें इसके अलावा। चलो But ठीक I है, mean, 2 टाइम you're कम ले talking लेंगे। about the official expenses, right? But there's also a military ink. नहीं देखिए, मिलिट्री इंक तो है, ठीक है, अगेन दैट इज अ मार्केट डिस्टॉर्शन इशू। ठीक है, जो हमने लॉजिस्टिक्स की बात करी, देयर मल्टीपल एंटिटीज लिंक्ड और क्लोजली लिंक्ड टू द मिलिट्री, एंड इट शुड बी एन ओपन मार्केट फॉर दैट। ठीक है, इट शुड बी अ कंपैरेटिव मार्केट, आई फुली एग्री। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द expenditure at official side, I strongly believe the budget needs to be much higher, and that needs to be matched by higher revenues. But when we talk about market distortion in various sectors, whether that's construction, whether that is logistics, whether that is anything else, it needs to be open for private competition. It's as simple as that.
वो फिर पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन भी इसी वजह से होती है ना। आप रियल एस्टेट की जो बात कर रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक्स उसमें डीएचए है। Yep. फैक्ट्स। और वो again that is a distortion, right? So you have to fix that distortion. There is no, जैसे कहते हैं ना, shying away from this. What are the three solutions that would get us, what that would rid us of this economic mess? Three solutions: exports, exports, exports. That's it. What policies should be adopted by Pakistan to come out of the economic crisis, and what are we lacking which developed countries don't in terms of economy management? Confused हो गया हूँ मैं second part of the question यार से। इसमें again वही वाली बात है, we are a largely consumption oriented economy. We need to reallocate capital from non-productive uses to industrial to export oriented fields. Everything else will just fall into place. प्लीज आस्क हिम ऑन अपकमिंग सिविल वॉर। प्लीज एआरवाई देखना छोड़ दें, क्योंकि 3-4 लोगों ने और भी बोला था ये क्या हो, क्यों पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा, प्लीज ये बता दें। Yeah, the only civil war I know of is the Marvel comic. ठीक है, there is no civil war. It's completely stupid as a mean thing to say. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बन, भाई नहीं बनेगा यार। पाकिस्तान इज अ मच बिगर इकोनॉमी, पाकिस्तान इज अ मच डाइवर्स इकोनॉमी। चाहे लोग ऐसी बातें करते हैं लोग, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें, what the biggest issue with Sri Lanka was, it's a great country by the way. It was highly dependent on tourism as an export. Unluckily, due to COVID, tourism revenue suddenly dried up, and they could not take hard decisions like increasing petrol prices and doing all of that, जो कि हमने अभी जल्दी कर लिया। सब्सिडाइज करते रहे, चीजों को इस तरह चलाते रहे, इवेंचुअली हालात जो है वो खराब हो गए वहां पे। सो यस, वी आर इन मच बेटर पोजीशन। अभी हमने बात करी 6% ग्रोथ रेट 2 साल से है। आई मीन कुछ हो रहा है तभी 6% है ना, फाइन। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, बट दैट डजंट मीन यू डिफॉल्ट यार। मतलब क्या, इट्स 220 million people. It's a $400 billion economy, formal, maybe another $300 billion informal. It's not going to default on $1 billion in payment. Like, come on, क्या बात, बेकार बात है। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं और स्पेशली जब डॉलर्स की बात आती है, लोग बोलते हैं अच्छा डॉलर्स हमें चाहिए, रुपी तो हम जितना चाहे प्रिंट कर सकते हैं। तो मोहम्मद सरकार पूछ रहे हैं, आस्क हिम व्हाई वी कांट प्रिंट मोर मनी। We cannot print more dollars because only the United States of America Obviously. can print more dollars, and that's pretty much about it. We need to earn more dollars, and how do you earn dollars? There are two ways to earn dollars. One is exports, the other is remittances. There is so much remittances that you can earn. ठीक है, आप ज़्यादा उस पर rely नहीं कर सकते. You need to develop an export base, whether that's industrial base, whether technology oriented base, but that is literally the only way out, nothing else. बहुत सोच लिया ऐसे, बहुत इस पे कर लिया है. You work on the comparative advantage. Pakistan has massive tracts of fertile land, horribly managed, horribly underutilized. Pakistan should be one of the biggest agriculture exporters in the world, value-added exporters हमें होना चाहिए. But we're actually importing wheat, we're importing edible oil, we're importing shitloads of export. We import fucking दाल. $1 अरब की तरह से हम दाल, चना दाल, काली दाल, माश की दाल सब इंपोर्ट करते हैं यार। वो खाते तो भी तो why नहीं, are we, लगाते भी तो है ना दाल। तो we should export दाल। हमें बना के सारी चीजें बना के यहाँ से एक्सपोर्ट करें। Why can't we become an agriculture powerhouse? ठीक है, अगर कमोडिटी प्राइस इंक्रीज है, वी शुड एक्चुअली, जो हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज है अल्लाह ताला ने जो दिया है, कहते हैं ना, ये दिया है कि 5 दरिया दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं, पहाड़ भी दिए हैं 2-4, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है भाई, तो उसको इस्तेमाल भी तो करो, देखने के लिए थोड़ी है सिर्फ। वो हमने ड्राई अप कर दिया। जिस तरह सीएनजी, आप भी पाकिस्तान में ही हैं, आपने देखा होगा कि हर गली के कोने पे सीएनजी पंप लगे होते थे। वो अगर हम कहीं इंडस्ट्री में लगा देते, वो हमने गाड़ियों में उड़ा दी, खत्म कर दी, अब पंप भी बंद जला हो दिए गए। ना, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि 350 अरब की जो सब्सिडी है हमने धुएं में उड़ा दी, वो हम धुएं में उड़ा देते हैं सारी चीजें। शब्बर जैदी जो इस तरह की बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान बैंकरप्ट है, कोई फैक्ट है उन चीजों में? वो क्यों कह रहे हैं, और क्या ये वाकई डायर सिनारियो है इतना बुरा? Shabbar Bhai is a great guy. ठीक है, all the respect for him. He's got a certain view on things. He's got a certain way of saying things. He's very animated like that and everything. When he says default, he doesn't actually mean default. ठीक है, वो कहने का ये है कि यार if you don't, जैसे कहते हैं ना, correct our path, eventually that is going to lead to a disaster. A default doesn't mean कि जी आप foreign obligation नहीं दे पाओगे. A default in his way it means कि यार it's going to end up in a disaster, and he is right in that sense.
How does he see this hyperinflation tapering out? When will he think it ends? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, but when will... I literally wrote this article, मेरी मोटर पे आ रहा था, मैं रास्ते में आर्टिकल लिखा था. 20% इन्फ्लेशन हो जाएगी अगले महीने, 20% प्लस पे होगी एक्चुअली. This will stay around for at least 9 more months, 9 to 10 months, and then eventually it's going to taper out 12th month onwards. So 2008 में exactly ये हुआ था. May 2008, if someone can check the data, May 2008 में we hit 20%, and we were in excess of 20% for about a good 9 months till February, March 09. And then slowly and steadily it started declining till like November 09 में single digit में आई थी. Yes, it's going to be tough, and be prepared. How are they going to service the national debt if interest rates were 15.5%? By printing more money. आपका फेवरेट मेरे ख्याल से टॉपिक है, तो सवाल है, व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, हाउ आर दे जस्ट बर्निंग कैपिटल? गो अमर, रैंट टाइम. नहीं यार, इसमें देखो, इसमें नहीं, आई थिंक देयर सम ग्रेट पीपल देयर. द प्रॉब्लम वाज, इन फैक्ट दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना, दिस इज नॉट जस्ट पाकिस्तान ओरिएंटेड. व्हेन द कैपिटल इज चीप, ठीक है, जब 0% पे आप बोरो कर सकते हो, तो उसकी कुछ कहते हैं ना, कदर नहीं रहती. बचपन में सिखाया जाता है कि कदर नहीं है किसी चीज की. तो जब 0% आपको मिल रहा होता है, यू जस्ट स्टार्ट बर्निंग, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड हियर एज वेल. आप देख लो, करीम इज अ क्लासिक केस है, उन्होंने बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, मगर करीम इज नाउ हॉरिबल. आप हराम हो जाएगा कि आपको जो है प्रॉपर इज्जत से जो है करीम में मिल जाए, चाहे आप पैसे देने के लिए तैयार भी, बट टेरिबल सर्विस स्टैंडर्ड्स. एयरलिफ्ट स्टार्टेड ऑफ ग्रेट. उस वक्त मैंने बोला था 6 महीने की ये हनीमून पीरियड है. 6 months later the poor guys in a pretty bad shape. So again, maybe, the argument at that time was कि जी we need growth at all costs. हमारे एक प्रोफेसर होते थे, वो ये कहते थे, growth for the sake of growth is ideology of a cancer cell. So you have to decide whether you want to be cancer cell or not. रिलक्टेंट ओपिनियनिस्ट्स पूछ रहे हैं, हाउ डू वी मूव पाकिस्तान इकोनॉमी फ्रॉम कैश बेस्ड टू डिजिटल? इसी से मैं लिंक करूंगा, जो हम स्टार्टअप्स और ये सारी चीजें बात करते हैं, जब हमारी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस इतने बुरे हैं, तो ये बेचारे स्टार्टअप्स कैसे चलेंगे? I agree with you. We have horrible digital payment solution. Rust can be great. Rust will be making a lot of changes. देखें, अगेन, आप कितनी भी डिजिटल पेमेंट कर लें, हाउ डू यू जनरेट दैट कैपिटल? ठीक है, वही वाली बात है कि किसी ने, आपने 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए का प्लॉट था ना आपके पास, 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए का आपने बेच दिया, 4 करोड़ रुपए सडनली आपके पास कैश आ गया, क्या करोगे उस कैश का? दैट एड्स टू योर ओवरऑल करेंसी इन सर्कुलेशन. जितना भी आप डिजिटाइज कर दो, कुछ भी कर दो, इफ द इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज सच कि लोग प्रेफर ही ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, तो व्हाई बॉदर? आई डील विद दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल द टाइम के वो 2 किस्म की किताबें रखी हुई होती हैं लोगों ने, ठीक है. एक फॉर्मल अकाउंट्स होते हैं टैक्स अथॉरिटीज के लिए, एक अपने घर के लिए अकाउंट्स होते हैं, मुंशी उनके लिए बना के रखते हैं, ठीक है. फॉर्मल अकाउंट्स आर एटलीस्ट it's only like 40 to 50% total accounts. People just underreport income and they're very proud of it. And frankly, I don't even blame them. ठीक है, क्योंकि जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज सो बैड कि अगर कोई फॉर्मली काम करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाता काम. सो ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो इफ यू वुड एग्री विद दिस और नॉट, कि बैंक्स हमें लिटरली, कस्टमर सर्विस तो दूर की बात, बैंक्स अपने कस्टमर्स को इस तरह ट्रीट करते हैं कि प्रिजनर्स हैं. आई जेन्युइनली फील लाइक जस्ट फिनटेक ने पाकिस्तान में क्रैक कर लिया, सो हमारे जो डायनासोर्स बैंक्स हैं, दे वोंट रियलाइज व्हाट हिट देम. डू यू हैव एनी होप इन फिनटेक क्रैकिंग दिस, और डू यू फील लाइक नहीं, रोड ब्लॉक्स बहुत ज्यादा हैं, बैंक्स की जो मोनोपोली है वो रहेगी? नॉट एनीमोर. क्या है आपके, आप अपना फोन खोलो, डू यू सी एनी सिंगल पाकिस्तानी ऐप इन योर फोन अदर देन मे बी फूडपांडा? आई हैव नया पे. या आई डोंट. वो तो मेरे पास एयरलिफ्ट भी है, करीम भी है, बाइकिया काफी लोगों के पास है. ठीक है ना, एयरलिफ्ट, करीम, फिनटेक के कितने हैं आपके पास नया पे? अदर देन नया पे? That's it, इजी right? पैसा भी है probably. Easy Paisa तो बैंक है ना, it's a bank, it's a Telenor microfinance bank, it's a conventional bank. It has, it hasn't really been able to take out. It was great early, but that's it. How many times do we even use it? I still use my conventional bank app because no one's been able to give me that product offering के मैं उस पे eventually switch करूँ. Eventually it may happen, but definitely not happening in the next 12 to 18 months. But even the banking apps are atrocious.
They are, and that's because the regulator doesn't understand how technology works. It's pretty simple. I am literally, just like uh, opening my own grave here, but this is how I am as a person. Digging my own grave. The regulator is so behind the curve in terms of technology. There are no base level mandates. A banking app is essentially the largest branch of any bank. ब्रांच होती है ना बैंक की, लेट्स से कि एक ब्रांच है, वो बंद हो जाती है दिन में 3 घंटे के लिए फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, शटर डाल दिया उसका ना, वही लाइन लगी है बाहर, लोगों की लाइन लगी हुई, शटर डाउन हुआ है. हाउ विल द सेंट्रल बैंक रिएक्ट? सेंट्रल बैंक विल सेंड अ वेरी स्ट्रांग नोटिस कि तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम लोगों ने ब्रांच बंद कर दिया, हाउ डेयर यू डू दैट? डज दैट हैपन व्हेन एनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जस्ट शट्स डाउन फॉर days at a stretch? No. So they need to consider mobile apps, yeah, internet banking as an alternate delivery channel and regulate it, ensure standards accordingly. Till that is not done, no one cares. यार वो देखो, बैंक जो है ना, बहुत सीधा हिसाब है. वो आपसे और मुझसे मेरे पैसे उसमें रखे होते हैं करंट अकाउंट में 0% पे. 0% को लेके 15% जो है वो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट को लेंड कर देता है. अगर लाख रुपए रखे में साल के आपके पैसे से 15,000 रुपए कमा रहा है, उसको किसने काटा है कि आपके लिए मेहनत करेगा ऐप बनाने की? दफा. It's pretty simple like that. Some book recommendations for global macro trading and portfolio management. यार हावियर ब्लास ने किताब लिखी थी, कौन सी किताब थी? कमोडिटी ट्रेड की. I can't recall the name right now. Excellent book on commodity trade. I'll just drop you a message later. Macro पे और क्या थी? I'm reading a book right now, The Price. It's on the oil market. It's an old book, but we really understand how the oil market actually works. Monetary economics पे I'm reading on Latin American monetary policies. ठीक है, उसकी handbook again, that's a very technical read. Another book which I would strongly recommend. It's not really on macro, but it's this is how they tell me the world ends. Nicholas Perloff की किताब है. उसमें she basically talks about the emerging risk of cyber warfare. You read that book, or you're like, you know what, we're done, we're poof right now. We're not even prepared for it. उस किताब में the book was written like 2 years back. The author has said that, you know what, Russia can switch off Ukraine's grid, Ukraine infrastructure within a few hours. And literally this is what happened a few months back, because they were just sitting in their systems for years and that's just waiting for the right moment. We don't even know हमारे सिस्टम में कौन बैठा हो. हमारा तो अभी लोग हॉटमेल और याहू चला रहे हैं. काफी लोगों ने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस, इकोनॉमिक एडवाइस, किस तरह जिंदगी गुजारे, सबा मलिक ने भी पूछा है हाउ टू लिव बिलो योर मींस एंड स्टिल ब्रिंग जॉय इन योर लाइफ. सो यू हैव एनी पर्सनल इकोनॉमिक एडवाइस फॉर पीपल? नहीं रह सकते, एंजॉय करें, कल मर जाएंगे, कोई मसला नहीं. Let's bring this conversation together. आपने शुरू में बोला था कि let's look at facts. किसी ने पूछा भी advice for someone wanting to dig into the economy and get a grasp of what's happening. Any recommended neutral sources? तो आप जो कह रहे हैं कि भाई ये हम partisanship में ना पढ़ें, politics में ना पढ़ें, facts देखें. Right now मैन्युफैक्चर रियलिटीज़ का ज़माना है, सब अपनी रियलिटी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं. ये जो आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, क्या हम देखें जिससे हमें एक्चुअल हाल पता चले? Yeah, there is no one source. You have to read. Honestly, I mean, sadly, there is no easy way out. ठीक है, पहले तो एक अखबार में खबर आती थी ना, डॉन अखबार में खबर आ गई, दैट वाज कंसिडर्ड एज वर्ड ऑफ द बाइबल. हाँ यार, ये इसमें लिखा होगा, सच ही लिखा होगा. यू नेवर नो उसका सच होगा नहीं होगा, बिकॉज देयर वाज नो वे टू डबल चेक इट और वेरीफाई इट. नाउ राइट नाउ यू कैन डबल चेक इन लाइक अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, सो you just read more diverse sources. ठीक है, you challenge what your thought process है. आप एक तरह सोचते हो, आप दूसरे की बात पढ़ो, सुनो, and then you think about it. I can guarantee you that it is entirely possible to change your thought process. People say कि नहीं जी, नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्या हो गया यार? मतलब start thinking differently. Stop taking yourself so seriously, and eventually you will learn a lot more than you would when you say कि नहीं जी, ऐसे ही होना चाहिए. So I think that just reading more definitely helps. It's sad to see this culture of anti-intellectualism where they've poisoned the well to the extent where a channel or a newspaper that you disagree with, you have names for them
and just the fact that any news comes from them, आप उसको already सिरे से reject कर देते हैं, because that's not a worldview that you want to believe in. Whereas what you should do is challenge This yourself. is where we started the conversation, right? Polarization. This is what polarization is. People have the people have picked up camps कि हम इस कैंप में हैं, दूसरा बंदा है इस कैंप में है, and हम उससे बात नहीं, भाई क्यों नहीं बात कर सकते? कोई तुम्हारी तरह का इंसान है यार, क्या हो गया? बात करो उससे, क्या है क्या नहीं है, उससे चिलिंग करो उसके साथ, like just understand the other guy's thought process and have a relationship of mutual respect. You don't have to be an, जिसे कहते हैं ना, animosity वाला environment हमने create कर दिया है कि जी वो तो ऐसा है, भाई क्या ऐसा, उस बेचारे ने कौन से खा लिए यार पैसे, तुम्हारे पैसे लेके थोड़ी भागा हुआ है वो, ठीक है, like you're hating the other guy. So there needs to be a culture of mutual respect. Till that time, you need mutual respect for before you can have consensus. But अगर आप conversation का start ही जो है labeling से करोगे, आप conversation का start ही blanket से करोगे, then there can never be mutual respect, and then can never be political consensus. This is why I love doing these podcasts as opposed to judging people by their tweets. I'm also following you for a while. It's the first time we've spoken. आप जब बात करें, आपको सामने एक इंसान नजर आता है, acknowledgement नजर आती है, हाँ यार ये टेक मेरा गलत था, हाँ. Whereas on Twitter people would see that as ये देखो इसका करियर तबाह कर दो इस tweet के ऊपर. Whereas again we all make mistakes. It's life. This is who we यार are. I mean यहाँ पे कौन है, मतलब मैं वही वाले कह रहा हूँ, they're cowards out there, ना तस्वीर है ना नाम है, बने भाई तो क्या है यार, at least have the courage to accept that you're wrong. I can be wrong, many people are wrong. Is there any person out there who is right all the time? Nope. Let he who Supreme has leader not has been wrong so sinned many times, it's cast the ridiculous, it's first just stone. hilarious, it's a running joke now. सुप्रीम वही तो है अपनापन. ये बहुत अच्छा लगा अपनापन आपसे कॉन्वर्जेशन करके. इकोनॉमिक मिथ्स थोड़े बहुत हमने बस्ट किए हैं. होपफुली लेट्स जस्ट एंड इट ऑन अ मे बी अ होपफुल नोट. उज़ैर यूनुस जब आते हैं वो हमें सैड कर देते हैं. लेट्स सी अगर आप हमें कोई होप दे सकें. इज देयर एनी होप अमार? नहीं यार देखो, पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट I always say you just need a few good years to be back on track. ठीक है, you don't need a lot, you just need a few good years, you just need some course correction and everything falls into place. So it's not difficult, it's not something के बहुत मुश्किल काम है. To get out of the rut, you just need a few. 2-3 अच्छे साल मिल जाएं, you get political consensus in place, you get people to agree with a long-term plan, and people work towards it. People are willing to work towards it, but you need to take them into confidence. You need to work as one country, as one unit. One unit is, well, not the right word for here, but you need to work as a one country with all its diversity. You should at least have this कहते हैं ना कि mutual respect in place. जब तक mutual respect नहीं होगी, I don't think there is no hope. Once we get mutual respect in place, shitloads of hope. We came together, made a charter of democracy. उसको आप जितना भी मुकमुका कह दें, बुरा भला कह दें, it was a good thing. We came together, we made a national action plan. It was a good thing. Hopefully charter of economy जो बात की जा रही है वो होगा. We can all come together and decide कि ये चीज़ें crucial हैं और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा. Thank you so much for showing up, Awar. Thank you so much for talking to us, and thank you for listening. Take care. Bye bye. Take care. Thank you.